सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमेशा जिंदगी में हर बार हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जहां आज इस वक्त आप और मैं भी खड़े हैं, जहां दो रास्ते हैं। एक रास्ता इधर जाता है, ये देख रहे हैं आप, एक रास्ता इधर जाता है। दोनों एक ही हैं दिखने में, हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दो रास्ते अलग अलग हैं। ये जो रास्ता है ये है शोभा सिंह का रास्ता, जिसमें ज्यादातर लोग जाते हैं, और ये जो रास्ता है ये भगत सिंह वाला रास्ता है, जिसमें शायद थोड़े कम लोग जाते हैं। तो ये रास्ता चुनने के बाद शोभा सिंह या भगत सिंह, पहले तो भगत सिंह हम सब इंस्पायर्ड हैं, हम सब जानते हैं, शोभा सिंह हम नहीं जानते, तो इनका थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। वो इंसान जिसने कोर्ट में जाके शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, वो है शोभा सिंह। तो दोनों ने अपना अपना रोल अदा किया, और उसके बाद दोनों को उसका कुछ ना कुछ इनाम मिला। इनका नाम हो गया सर शोभा सिंह, और ये बन गए शहीद भगत सिंह। तो इसमें से कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट। इसमें से हम दोनों में से कोई एक रास्ता चुनते, जाहिर सी बात है जो रास्ता हम चुनेंगे वो हमें ठीक लग रहा तभी वो चुनेंगे। अब शोभा सिंह इसके अलावा कौन है? आपने खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा। खुशवंत सिंह के पिताजी हैं शोभा सिंह, पिताजी थे शोभा सिंह, अब तो खुशवंत सिंह भी नहीं है, राइट। तो इस रास्ते का फायदा कि उस वक्त और अभी भी दिल्ली के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए, राइट, शोभा सिंह। तो उसके बारे में और डिटेल की कोई खास जरूरत नहीं है। तो रास्ते तो दो होते हैं, और जो भी रास्ता हम चुनते हैं वो रास्ता हमें ठीक लगता है, वो रास्ता हम चुन लेते हैं, और वो रास्ता हमें आगे ले जाता है। उस रास्ते को चुनते वक्त हम लोगों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज नॉट जस्ट कि वो हमें अफेक्ट करेगा, वो हमारे आसपास के सारी चीजों को अफेक्ट करेगा। तो आज हम जहां खड़े हैं वहां भी, इस ऑडिटोरियम के बाहर जब जाएंगे आप, दो रास्ते यहां भी आज लेने वाले हैं। और इसको समझने के लिए, ये एक आज़ादी की लड़ाई तब थी, एक आज़ादी की लड़ाई अब है। लेकिन अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे आपने देखा कुछ नंबर्स आ रहे हैं आपको। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ आज, मेरे ख्याल से 11:05 पे शुरू किया हमने, या 11:06 पे शुरू किया, तब से लेके अभी एग्जैक्ट टाइम है 11:31, तब से लेके अभी 369 बच्चे भूख से हमारे देश में मर गए, भूख से मर गए, राइट। तो ये जो काउंटिंग आप देख रहे हैं, ये हर 5 सेकंड में एक और बच्चा खाने के अभाव से मरता जा रहा है। खाने के अभाव से एवरी 5 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड बोल रहा हूं, कम से कम एक बच्चा एवरी 5 सेकंड, राइट। तो हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, तो ये है भूख से आज़ादी, राइट, जिसके लिए भारत को ज़रूरत है एक ऐसे वैक्सीन की जिसका नाम हो सकता है हंगर वैक्सीन। एक्चुअली वो वैक्सीन हमारे पास है, एंड दैट इज फूड, राइट। वो तो खाना ही है ना, राइट। तो अब ये पेन क्या होता है, बच्चे का मरना, ये बताने की जरूरत उनको नहीं है जिनके अपने बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी, राइट। जब मेरे बच्चे को थोड़ा भी चोट लगता है, इतना सा खरोच आ जाती है, तो कितना दिल दुखता है, राइट। अब जरा सोचिए, ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि बच्चे की माँ को अपने बच्चों को दरिया में, नदी में डुबो के खुद भी अपनी जान दे देती हैं, और ऐसे बहुत ही कॉमन है। जब बच्चे को भूख से तड़पते वो देख नहीं पाती, और ये भी देखती है कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे लाखों में है, लेकिन हमें तो नहीं पता, राइट। अभी तो पता चल गया, राइट, भारत देश में है। तो भारत को एक वैक्सीन की जरूरत है, हंगर वैक्सीन, बिकॉज हिडन ये है, जो अभी भी हिडन है, दैट इज एवरी 5 सेकेंड देयर इज 1 डेथ, राइट। ये मैंने अपनी टी शर्ट में छुपा दिया ताकि जितनी बार आप भूलें या अगर आपको नजर आए मेरा टी शर्ट, तो आपको फिर याद आ जाए। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि आप यहाँ पे हमारे साथ देबू मिश्रा जी हैं, सर आपको बुलाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और हमारे मित्र हैं संजय पांडे हैं क्या यहाँ पे, नेशनल खबर के, इनसे जुगाड़ फिराया, तो इन्होंने आपको संदेश पहुंचाया, फिर कल हमारी बात भी हुई, आप तैयार हुए। तो देबू मिश्रा जी की पहचान ये है कि बड़े से बड़े अखबार, जितने भी अखबारों के नाम आप जानते हैं, उन सारे अखबारों में, उन सारे जितने भी बड़े अखबार हैं
उन सारे अखबार के एस्टैब्लिश करने में देवू जी का हाथ है। हमारे बड़े इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट सर सोमनाथ जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सोमनाथ जी के स्वागत में हम सोमनाथ जी आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे और हमारे मेंटर आर फुलिया जी सर आपको स्टेज में बुलाना चाहेंगे। सोमनाथ जी की वाइफ जो कि सोमनाथ जी की इंस्पिरेशन रहे हैं साथ में है, अभी आपको भी स्टेज में बुलाना चाहेंगे। इसको तो सर आइए आपके हाथों से। यस, हमारे डॉक्टर राजेश शाह हैं सर, आप भी एक बार स्टेज पे आ जाएं। सर क्या था सर? सर ये सर को देना आपको। एक वो कहाँ गए? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. So, भारत में जितने भी बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, नई दुनिया, उन सब के एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं देवू जी का हाथ रहा है। तो सर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल तो है ही, ये हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं और इस वक्त हजारों लोग अभी लाइव देख रहे हैं। तो सवाल ये सिंपल सा है, ये सवाल का जवाब एट द एंड अगर आपको लगे तो आप ठीक लगे तो दीजिएगा कि इस पिछले एक साल में सर हर दिन हमारे देश में, अभी भी आज का दिन इंक्लूडिंग, 18 से 20,000 बच्चे भूख से मरते हैं। सिर्फ 18,000 to 20,000, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही अपना ही आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। भूख से मरते इतने लोग, बाकी और भी बच्चे मरते हैं और कारण से, लेकिन भूख से तो इतने लोग मरते ही मरते हैं हर दिन इतने बच्चे एवरी डे। तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर तो इम्पोर्टेंट है तो जिस तरह से अखबार में, मेन स्ट्रीम अखबार में रोज आज इतने केसेस बढ़ गए, आज तो 2000 केसेस बढ़ गए, 200 केसेस जबलपुर में बढ़ गए, वो इतना हाईलाइट हो रहा है, तो उसमें इसका कहीं नाम आएगा क्या कभी? और अगर नहीं आ रहा है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा इनपुट देना। मुझे लगता है पूरे देश में अगर कोई भी एक इंसान ऐसा है जो इस मसले पे थोड़ा इनपुट दे सकता है कि जब एक अखबार डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ को हम हाईलाइट करें, राइट, कि देखो जी अब आज 100 केसेस और बढ़ गए और उसी चीज़ को दिन में 10 बार चलाना है, एट द सेम टाइम उसी दिन उसी वक्त करीब 20,000 बच्चे भूख से मर रहे हैं, राइट। क्यों ना एक ऐसा लॉकडाउन का सिस्टम हो कि पूरा ट्रैक किया जाए कि भाई जहाँ जहाँ बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं वहाँ पे लॉकडाउन लगा दो, और तब तक वो वहाँ पे नहीं खुलेगा जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो समृद्ध हैं, जिनके पास पैसा है, वो बाकी बच्चों को खाना खिला के पेट ना भरा दे, राइट। तो फिर RT-PCR की टेस्ट की तरह एक और टेस्ट हो सकता है जिसमें एक टॉर्च होगा, टॉर्च होके वो जो जाएंगे डॉक्टर और उनके टॉर्च से उसका पेट देखेंगे, पेट अगर भरा लग रहा है तो ठीक है, यहाँ से लॉकडाउन खोल दो, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा तो होना आसान है, क्योंकि हमारा इरादा तो यही है ना कि लोग ना मरे। अगर तो सिर्फ इरादा यही है लोग ना मरे, तो ये तो मर रहे हैं और इसको बचाया जा सकता है। तो और वो भयंकर तरीके से पिछले एक साल में देखिए, जो पैसा होता है वो हर एक का कम होता गया, लेकिन ऐसे लोग जिनका पैसा इतना ही था कि वो सुबह कमाएंगे और उसको शाम को खाएंगे, तो उनका पैसा खत्म हो गया। इसलिए हमें ये दर्द नहीं पता चलेगा, बिकॉज हमारे पास इतना था, हमने से, और इस लॉकडाउन के दौरान इतना रह गया, बट इतने में भी हम खा के अब जिंदा तो रहेंगे ही, राइट। लेकिन जिनका इतना था तो उतना ही हो गया, दैट इज ऑल्सो इनफ, राइट। जिनका इतना था उतना, जिनका था ही हैंड टू माउथ, और ऐसे लोग ही ज़्यादातर लोग हैं।
तो ये, और अगर आप में से कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई इस आंकड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतना तो है कि मैं बच्चे को खिला लूंगा अपने बच्चे को, दैट इज ऑल, शोभा सिंह टाइप, राइट, कोई लेना देना नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए है कि अगर आपके पास पैसा है कि और आपको लेना देना नहीं ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप कहानी सुनेंगे, मनीष सोनी अलवर से आए, प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मनीष सोनी जी के लिए खुशखबरी वाली बात उनकी तरफ से आपको दे रहा हूं कि इससे ही महीने 5 तारीख को हाँ, इनकी बेटी हुई है। तो और आगे की बात मनीष जी आप 1 मिनट में वो माइक भी ले सकते हैं, उससे बोलिए जी। हेलो, 5 तारीख को मेरी बेटी की जन्म हुआ था, तो शाम को ऑपरेशन से डिलीवरी की थी डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्ची जो है वो सांस ले नहीं पा रही है ढंग से, तो इसको मशीन में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कह के वो मशीन में लेके गए और उसके बाद 24 घंटे के लिए बोला कि मशीन में रखना पड़ेगा उसको। तो मुझे तो मालूम था कि इस तरीके से कि गलत है, वो ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद दिन में हमने जोर जबरदस्ती करके उसको डिस्चार्ज करवा लिया, लेकिन फैमिली को फिर थोड़ा सा वहम हो गया कि भी सांस ढंग से ले नहीं पा रही है। तो ऐसा करके फिर वो डॉक्टरों ने दिखाया, तो फिर वो वापस मशीन में लेके गए। तो ऐसे 2 दिन उन्होंने रखा और उसके बाद वो बोले कि भाई इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो क्रिटिकल हो गया प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ऐसा कह के उन्होंने बोला सेठी हॉस्पिटल में, आप अलवर के बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो वहाँ पे लेके जाइए। तो फिर तुरंत रात को इमरजेंसी बोल के वो वहाँ पे शिफ्ट करे। और सेठी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा लिखवा लिया हमसे कि भाई वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी पे बच्ची को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे घबराहट होने लगी कि भाई ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वेंटिलेटर का सर से सुना था हमने। तो मैंने वीरेंद्र भाई को मैसेज डाला कि कैसे भी करके ये मेरा मैसेज जो है डॉक्टर से बेसुरूप तक पहुँचा दीजिए, ताकि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ कि कैसे करना है। तो शाम को अगले दिन 5 बजे सर का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज करवाइए। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हमें इस तरीके से डिस्चार्ज करना है। तो डॉक्टर बोले कि वेंटिलेटर पे बच्चा है, ऑक्सीजन लग रही है, आप कैसे लेके जाएंगे। तो भी सर ने सपोर्ट किया हमको और फिर हमने उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया। और जैसा सर ने कहा कि भाई बेटी को दूध के साथ लगवा देना माँ के और टच में रखना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसा ही हमने किया। और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि निमोनिया है, पीलिया है और कैल्शियम की कमी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे है। तो हम बहुत डर गए थे कि कैसे होगा, लेकिन सर ने सपोर्ट किया और हमने वहाँ से बेटी को डिस्चार्ज करवाया और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और इस तरीके से वो डॉक्टरों ने पूरा हमें डराया, अगर सर साथ ना देते तो पता नहीं क्या वो बेटी के साथ वो करते। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में मतलब बहुत ही गलत तरीके से लूट वगैरह चल रही है, इसकी मशीनों में रखते हैं बेवजह, कोई मतलब नहीं था। पहले ही खुद ही सही बेटी को मतलब सही बच्चे को क्रिटिकल केस पे लेके जाते हैं और फिर जबरदस्ती वो पैसा वगैरह लूटते हैं और ऐसा करते हैं। तो सर को मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को बचाया। इसके लिए थोड़ा सर गिफ्ट भी मैं लेके आया। थैंक यू। अच्छा, ये गिफ्ट लाए हैं, धन्यवाद। थैंक यू। मनीष। तो यहाँ पे ये तो थे मनीष, और हमारे यहाँ पे हमारे मित्र हैं वीरेंद्र। एक बार आप खड़े हो जाओ जहाँ भी हो, अगर हो तो यहाँ पे। वीरेंद्र शायद बाहर का अभी काम संभाल रहे हैं। अच्छा, पीछे वहाँ वीरेंद्र जो कि हरिद्वार से अभी आए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, वो मैसेज मैंने देखा और मैं तो शॉक था, आइडिया था कि ऐसा होता है,
लेकिन अपने ही कोई लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, वाइस एक्सपर्ट हैं, मनीष सोनी हमारे साथ कोविड के पेशेंट ठीक कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो अभी आपने सारी कहानी सुनी। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आज के शुरुआत का, ये जो शुरुआत है आज की, ये बिगनिंग, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बिगनिंग मतलब जो जीवन शुरू होता है तब वो एक नई बिगनिंग है, या फिर जीवन जब खत्म होता है तब भी एक नई जीवन शुरू होती है। द मोमेंट यू डाई, जब भी कोई मरता है, मरने के बाद जो पहला 4 मिनट है उस वक्त क्या करना है, और अभी मनीष सोनी को क्या करना चाहिए था, या आप किसी को भी क्या करना चाहिए था। एक बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट मैं आपको सामने रख रहा हूं। एक बात याद रखिए, बिल्कुल क्लियरली याद रखिए, क्योंकि जो स्थिति मनीष की आई है वो बाई चांस की बात है कि वो रूट करते हुए मेरे तक आया, फिर मैंने बात किया, फिर व्हाट्सएप से ग्रुप बनाया, फिर उनको बताया डॉक्टर अगर ऐसा बोल देगा तो ये बोल देना, डॉक्टर डरा देगा कि वेंटिलेटर से बाहर हटाओगे तो कुछ भी हो सकता है, हम जिम्मेवार नहीं है, तो तब बोल देना सर आप वेंटिलेटर पर रखिए अगले 10 दिन तक भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल सुनेगा इनके पास पैसे नहीं है तो बोलेगा बच्चा ठीक है ले जाओ भाई। तो हुआ यही। तो मैंने कहा छुटकारे का ये एक टिप है कि आप बोल दो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो लेकिन मेरे पैसे नहीं है, उधार के, मैं सोच रहा था दे देगा, वो उधार वाला गायब हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इनकी कहानी, लेकिन ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, राइट। तो पहले बात तो ये आप ना समझें कि अगर आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए है ऑलरेडी, तो आपका बच्चे से कोई निवाला नहीं छीनेगा या बच्चे को आपसे नहीं छीनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना ही, ये जो मैं तो बोलता हूँ ये रामगढ़ है, रामगढ़ में कभी भी गब्बर आ सकता है किसी भी रूप में, आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो लोग सुरक्षा के लिए रखे गए हैं वो सुरक्षा दिखते हैं लेकिन सुरक्षा करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, याद रखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेडिसिन, उसका अमृत, उसका खाना वो साथ में लेके आता है, वो है माँ का दूध, राइट। तो अगर कोई भी डॉक्टर किसी वजह से बच्चे को माँ से अलग करता है तो दैट इज ए क्राइम, राइट, जैसे इस केस में हुआ। अगर बच्चा ठीक नहीं है, ठीक होगा या नहीं होगा, दो ही चीज हो सकते हैं। अगर ठीक नहीं, कमजोर नहीं, फिर तो और जरूरी है पैदा होते ही बच्चे को इमीडिएटली मेडिसिन की जरूरत है, और दैट मेडिसिन इज माँ का दूध, इमीडिएटली जरूरत है, राइट। और अगर बच्चा पैदा कर पा रही माँ तो वो दूध भी पैदा कर पाएगी ही पाएगी। ऐसा कोई साइंस नहीं कि बच्चा तो पैदा हो गया अब दूध नहीं बन रहा, तो दैट इज नॉट वो तभी हो सकता है जब वो हार्मोनल पिल्स बच्चे के पैदा होते हैं उससे पहले माँ को दिया जाए। अगर वो सब नहीं दिया जाएगा तो जितनी दूध बच्चे को चाहिए उतना दूध माँ को बनेगा। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। और सांस लेने की दिक्कत है, ऐसे हो सकता है कई बार, राइट। ऐसे में दुनिया का सबसे बेस्ट वेंटिलेटर उतने छोटे बच्चे के लिए है माँ की गोद, राइट। माँ को चिपका के ही रखना है, और बस यही 2 फॉर्मूले हैं, और थोड़ा बहुत धूप और हवा, ये 3 ही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑक्सीजन पे लगाना है, देखिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं जरूरत है, हमारे बॉडी को जरूरत है एयर की। एयर, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, एविडेंस भी दिखाऊंगा आपको। बॉडी नीड्स एयर, बॉडी डोंट नीड ऑक्सीजन, राइट। आपने देखा होगा कोई भी क्रिटिकल पेशेंट या सो कॉल्ड क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में ऑक्सीजन लगा देते हैं। भाई आप एक बात समझो कि हमारा जो बॉडी बनी है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी है, दैट इज फॉर एयर। हवा गया ना, ऑक्सीजन थोड़ा गया, उसमें ऑक्सीजन स्मॉल पार्ट ऑफ इट 20-21% है, बाकी और एलिमेंट्स हैं, वो भी जरूरत है तभी बॉडी के अंदर गया, राइट। आपका जो स्कूटर है वो पेट्रोल से चलता है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें जेट फ्यूल डाल दो, जेट फ्यूल जो हवाई जहाज वाला वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो क्या वो पेट्रोल ज्यादा अच्छा चलेगा? वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो स्कूटर है इट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल। तो पेट्रोल के अलावा कोई भी फ्यूल, चाहे वो कितना महंगा कितना प्योर क्यों ना हो, वो नहीं चलने वाला, राइट। सो सिमिलरली अगर कोई आपको किसी भी कंडीशन में, फॉर एनी कंडीशन, अगर वो ऑक्सीजन मास्क लगाता है तो एविडेंस बेस्ड दो तरह की चीजें हैं कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, प्रचलन में क्या है, ये दूसरा सबूत क्या कहता है। अब आप किस चीज को मानेंगे, प्रचलन में क्या है वो मानेंगे या सबूत क्या कहता है अभी तक का एविडेंस क्या मानेंगे? तो मैं अभी सबूत की बात कर रहा हूं, प्रचलन में क्या चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। सबूत यह है कि ऑक्सीजन से अगर आप लगाएंगे तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम परमानेंट और हो जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में ये ऑक्सीजन का जो थेरेपी जिसे बोलते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये नुकसानदेह है। पहली बात, वेंटिलेटर ये एक और चीज है कि भाई वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन लगता है कि लाइफ सेविंग होती नहीं है। ये हमने अपने नाइस वॉइस एक्सपर्ट को बताया है, और क्योंकि हमने कई बार बताया इसलिए मनीष सोनी एकदम अलर्ट हो गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही, राइट। नहीं तो कोई और होता तो लगता है कि वेंटिलेटर पे इज ए नॉर्मल थिंग, बट इट इज नॉट नॉर्मल, राइट। इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट। मैं तो यहाँ पे देखिए ये लाइव हो रहा है इस वक्त, सिर्फ यहाँ पे 200 लोग नहीं है, अभी हजारों लोग और जुड़े हैं, और मैं इस स्टेज के माध्यम से इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन जो उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये बात पहुंचाएंगे कि या तो ये क्राइम है तो उसको बंद कर दो, और ये क्राइम नहीं है, वाकई में आप बच्चे से बचते हैं तो यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर केस करो जी,
कोई तो करे, कुछ तो करो। अगर आप साइलेंट हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि ये गलत बात है, राइट। तो ये तो हुई कि बच्चे को, सिर्फ एक केस में बच्चे की कंडीशन खराब हो सकती है अगर पहले दिन ही वैक्सीन लगा देते हैं। तो एक बात याद रखिए, अब कोविड के वैक्सीन के आने के बाद वैक्सीन के बारे में हमें काफ़ी पता चल चुका है, राइट। एक बात पता चल गया है कि आपको कि एलर्जी जिसको हो किसी भी चीज़ से, उसको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, तो पता है ना। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। ये हो सकता है कि हमें पता ना हो, राइट। तो आज से 20 साल पहले मैं नॉनवेज भी खाता था, तो मैं प्रॉन जब भी मैंने खाया तो एकदम से पूरा सूज जाता था, राइट। अब तो मैं विगन हूँ काफ़ी सालों से। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं शुरू से वेजिटेरियन रहा होता तो वो प्रॉन से मुझे एलर्जी होती, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन तब भी बॉडी इज नॉट मेंट फॉर, एलर्जिक तो हुई। तो जो भी इंसान किसी भी चीज़ से एलर्जिक है, तो वो जो किसी भी तरह का वैक्सीन है, दैट मे कॉज अ साइड इफेक्ट, ग्रेट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग डेथ, पैरालिसिस एक्सेट्रा। तो ऐसे में वैक्सीन लगाया और बच्चे को कुछ भी हो गया साइड इफेक्ट, बोल देंगे देखो जी बच्चा तो ऐसे ही पैदा हुआ है। दे विल नॉट एक्सेप्ट, राइट। और तब बोलेंगे वेंटिलेटर लगाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वेंटिलेटर लगाने से या ऑक्सीजन देने से उसकी जिंदा रहने के चांसेस बढ़ेंगे क्या? अब दो बातें आ जाती हैं। एक बात तो ये कि प्रचलन में क्या है, एक बात तो ये कि सबूत क्या कहता है। सबूत तो यही कहता है कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ये किसी की लाइफ टाइम को बढ़ाती नहीं है। अगर तो बढ़ाती है तो वो कहाँ है सबूत? सबूत तो लाओ ना, राइट। हमारे भी सोमनाथ जी हैं जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सर को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही होता होगा ना, किसी भी कोर्ट में, कि कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग, मीडिया क्या बोल रही है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबूत क्या बोल रहा है, राइट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज सबूत क्या बोल रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय व्हाई इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो एक तरीका है समझने का। दूसरा कि सबूत क्या कह रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वैक्सीन का। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई देखिए छोटे बच्चों को तो वैक्सीन लगता है, हमारे बच्चे को भी लगा, कुछ तो नहीं हुआ। आपको कैसे पता कुछ नहीं हुआ? कैसे पता कि जो भी आपका बच्चे की आज स्थिति है, उनका मेंटल लेवल है, वो ऐसे ही था, भगवान ने ऐसे ही भेजा था। हो सकता है कि वो सुपर इंटेलिजेंट था, वो यहाँ तक पहुँच गया, राइट। हो सकता है वो यहीं पे था, वो थोड़ा मंदबुद्धि हो गया हो, राइट। जो भी आपके पास है वो ऐसा ना कि मान लो अमेज़न से आपके पास एक पैकेज आता है या आपने ऑर्डर कराया खाना, राइट, जोमेटो या कोई टोमेटो वॉट एवर इट इज, और बीच में मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा खा के फिर देता हूँ, तो आपको जो मिला लगता है यही फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो आपको तो नहीं पता ना बीच में ये आया क्या था एक्चुअली। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि पोलियो वैक्सीन जिसे इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आप सबने अपने बच्चों को लगाया होगा, तो उससे हर साल 50,000 नए बच्चे जो कि हेल्दी थे, लगाने के बाद दे गॉट पैरालाइज्ड, राइट। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्रेवलेंट तरीके से, ये देबू जी बताएंगे अपनी बारी में, कि जब ये ऐसा होता है, इसीलिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने ओरल पोलियो वैक्सीन को बैन किया हुआ है 20 साल से, लेकिन भारत में कोई बात नहीं कर रहा। और जो बात करेगा, जैसे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, उनको या तो बैन कर देंगे या फिर उनको ये साबित कर देंगे कि भाई ये तो एक या तो क्वैक है या कोई भ्रम फैला रहे हैं, राइट। तो खैर अगर भ्रम फैला रहे हैं तो उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। तो भ्रम फैलाने वाले को ये होना चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। तो ये मीडिया ऐसा क्यों है, क्या इसका कोई तोड़ है? सर ये सारी चीज़ें आपके लिए है सर, कि भाई आप इसका जवाब देंगे, अगर कोई तो कोई जवाब है आखिर में। और तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कुछ जवाब है। आप अभी तक तो सवाल थे, एक जवाब है। इस जवाब के लिए मैं अपने योगेश जी हैं, योगेश जी, महेश जी आप भी आइए, भूषण जी, आशुतोष जी आइए, और फिले जी आप भी आइए सर एक बार। हम एक चीज लॉन्च करने वाले हैं, आइए ये इसका जो लिखा है धमाकेदार रिपोर्ट कोविड-19 वैक्सीन का, ये पूरी रिपोर्ट है, राइट। ये पूरी रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नवंबर महीने में राजीव दीक्षित जयंती के ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर पे हमने बोल दिया था, तभी वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ था, कि इसके ऐसे भयंकर परिणाम होंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, डेथ तो हो ही सकता है, मन बुद्धि हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स को पता है, राइट। बुक भी लॉन्च की थी कोविड-1981, जो कि अमेजन ने बैन भी कर दिया अब तक तो, लेकिन हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। तो वो तब मैंने बोला था, तब वैक्सीन लगने शुरू नहीं हुए थे।
अब वैक्सीन लगने शुरू होते हुए भी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट निकाली है, बड़े छुपा के मतलब दिखेगा नहीं, रिपोर्ट डाली थी अपने वेबसाइट पे, बट उसको बहुत ही अंदर से हमने ढूंढ के निकाला। 63 पेजेस की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में जब देखेंगे कि कितने हजारों नहीं लाखों लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, वो भी भयंकर, अंधे हो जाना, बहरे हो जाना, राइट, इनफर्टाइल हो जाना, राइट, मर जाना, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, राइट। तो कोई अगर बहुत बहादुर है तो ये साइड इफेक्ट की ये पूरे डॉक्यूमेंट एक बार पढ़े, फिर बोले मुझे वैक्सीन लगाना है, फिर लगा ले वो, राइट। तो एक तरीका, कोई बोलते कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है वैक्सीन लगाओ, मैं जो भी प्रेशराइज कर रहा है उसको ये पकड़ा दो कि आप पढ़ो, उसके बाद आप पहले लगाओ। कई लोग ऐसे हैं, दिखाते हैं फोटो में हमने लगा लिया है, अगर तो उन्होंने लगा लिया तो एंटीबॉडी टेस्ट करो, उसका एंटीबॉडी पॉजिटिव आना चाहिए ना फिर तो, राइट। तो कोई झूठ बोल रहा हो तो वो उसका भी तोड़ है, और कोविड टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, कोविड टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, दैट मींस यू हैव टेकन वैक्सीन। तो वैक्सीन के नाम पे एक फोटो खिंचा दूं मैं यहाँ पे ऐसे करके, आप दिखा दो कि मैंने वैक्सीन लगाया, अब आप भी लगाओ, तो ये भी एक अलग तरह का खेल चल रहा है। आई चैलेंज कि वो लगाया कि आई एम नॉट श्योर, राइट, क्योंकि जिसको पता है ये चीज वो क्यों नहीं लगाएगा, राइट। तो आप ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करें, इसकी वजह से कम 20 देशों ने भी बैन कर दिया कोविशील्ड वैक्सीन। 20 कंट्रीज, डेनमार्क है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, इटली है, रोम है, थाईलैंड है, कर दिया। लेकिन हमारे देश में बैन हुआ क्या? कोई बात हो रही है क्या? कोई मरा है क्या? किसी को साइड इफेक्ट हुए हैं क्या? देखिए, हमारे जो नाइस एक्सपर्ट है उनमें से एक है प्रिया झा, आज यहीं पे होना था, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, और उनकी ना करने के बाद भी उनकी मम्मी ने वैक्सीन लगवा लिया, जो कि डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। 3 दिन के बाद ब्रेन में क्लॉट आ गया और वो मेमोरी फेल हो गया उनका, 3 दिन के बाद, राइट। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्लॉट आ जाए, जिसकी वजह से इतने देशों ने बैन कर दिया, तो क्या करना है? आज की ट्रेनिंग इसी पे है, राइट। क्लॉट किसी भी वजह से आ सकता है, लेकिन वैक्सीन की वजह से आ रहा है, इसीलिए इतने 20 देशों ने बैन किया है। यही सारी चीज यहाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। किसी और को भी ये रिपोर्ट देखना हो तो ये यहाँ रखा है, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, फेसबुक, या फिर वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, राइट, ये चीजें नहीं बताएगा, कोई कोने में लिख देगा। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, आज इतने केस बढ़ गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे साफ दिखाई देता है कि इरादा कुछ और है, कुछ अलग है, लेकिन हमारा इरादा बड़ा साफ है कि हमें क्या करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। आज की तारीख में, आज के आगे भी कैसे अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। अभी मैं बात कर रहा था क्लॉटिंग की। क्लॉटिंग मतलब कि, क्लॉटिंग का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? थक्का, है ना? हाँ। तो वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो कहीं भी जाके अटकेगा तो वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, राइट। और उस ऑर्गन के फेल होने से जो भी होता हो, डेथ होता हो, पैरालिसिस होता हो, मेमोरी फेल होता हो, वो सब होगा। तो ऐसे में अगर हमें हो ही जाए, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनको, या जिन, क्योंकि क्लॉट होना कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी होता है, तो हमें क्या करना है? यही आज की ट्रेनिंग है, राइट। मरने से पहले या मरने के बाद, राइट, क्या करना है? कोई इंसान आपके सामने मर गया तो क्या करना है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग टुडे। मिथ है, उसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द मिथ्स। मिथ क्या है वो देखने के लिए, एक तो ये बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भर दी कि हमें सही और गलत का पहचान। तो बॉलीवुड में आप जो देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एक सीन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा, राइट। यानी कि अगर मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर कभी मैं मर जाऊं तो आपको क्या करना है उस वक्त, अगर आप पास में हो। सिमिलरली अगर आप मर जाए तो मैं क्या करूंगा अगर मैं पास में हूँ? पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये होना चाहिए, ये मैं करने वाला हूँ, या आप भी ऐसे कर दीजिए, म्यूचुअल कॉपरेशन, राइट। तो पहले इस वीडियो को देखिए, नॉर्मल सीन कि अचानक वो गिरा, फिर अगला सीन आता है, एक आदमी बोलता है इसको तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको अगला सीन आता है हॉस्पिटल का, फिर वो सबको पहचानने लगता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। और ये देखा गया है, एक सर्वे हुआ उसमें ये देखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि फिल्मों में जब भी हार्ट अटैक होता है, एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं था, वो कार्डियक अरेस्ट था, तो 67% टाइम वो ठीक हो जाता है। 67% टाइम वो जो इंसान है वो ठीक होकर आता है, जबकि असलियत में करें तो वो 1% भी नहीं होगा, काटेगा 1% भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे होती है पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जैसे ही हार्ट अटैक आए, बोला पहले तो बोला ये हार्ट अटैक है, दिमाग में गया, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर अगला सीन क्या आएगा? एम्बुलेंस का, फिर तीसरा सीन क्या आएगा? हॉस्पिटल का। तो ये दिमाग में आपने कनेक्ट कर लिया कि यानी कि कभी आपके साथ भी होगा तो हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तो
एंड फिर वो ठीक हो जाना है। तो ये है पूरा एक साइकिल जो कि आपको देखने को मिलता है, जो आपने हजारों बार देखा है। लेकिन इसको जब हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, ये प्रेवलेंट विचार, राइट, ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एविडेंस क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज अभी यहाँ हुई है वो रियल लाइफ में अगर होगी तो क्या होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, राइट, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में आपके हार्ट के कुछ सेल्स वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ब्लड नहीं पहुंचता है, तो ब्रेन एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। दैट सिग्नल इज पेन, बहुत जोर का दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। पेन इन द चेस्ट, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि ये देखिए यहाँ सिर्फ हार्ट नहीं है आपका, राइट। अच्छा, हार्ट कहाँ पे है, आप बताइए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं कि नहीं, राइट। तो जब भी कभी पेन होगा, दैट डज नॉट मीन कि वो हार्ट का ही पेन है, वो हार्ट का भी हो सकता है। और हार्ट का अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाला की वजह से है। हार्ट में बहुत सारी और चीजें हैं, वॉल्व्स हैं, चैम्बर्स हैं, वॉल हैं, तो वहां भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, घाव हो गया, इंजरी होगी, तब भी सिमिलर पेन होगा। बट वो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट का पेन और हार्ट अटैक होना अलग अलग है, राइट। इसकी इंप्लीकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूं। अगला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वो ये कि जब भी यहां से पेन आएगा, और वो सारे पेन बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया में कोई नहीं डिफरेंशिएट कर सकता कि ये हार्ट अटैक वाला पेन था या ये चेस्ट वाला पेन था। यहाँ पे लंग्स भी तो है, राइट, उसका पेन हो सकता है। ये जो स्टमक है, स्टमक से जब एसिड उड़ता है ऊपर, तो भी आप पेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एकदम सेम है। तो इतनी सारी चीजों में जो हार्ट अटैक होगा, उनमें से, उन हजारों चीजों में से एक चीज हार्ट अटैक भी है, राइट। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वो गिरा, एक आवाज बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब उसने डायग्नोस ही कर दिया उसको, राइट। और अगला सीन कि वो ठीक भी हो गया 67% टाइम, राइट। जबकि हजारों तरह से सेम हार्ट अटैक वाला पेन, सिमिलर पेन होगा, उसमें से एक कोई हार्ट अटैक वाला पेन होगा। अगर वो उनमें से एक कौन सा है, क्या वो डायग्नोस कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए, ये पेन है, ये इस तरह के जहां जहां लाल निशान है ना, इनमें से कहीं ना कहीं पेन होगा। दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर कैन बी ए पेन, राइट। उस पेन का मतलब है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन यही वाला पेन का मतलब है कि बॉडी के और पेन में से वो और भी कारण हो सकते हैं। चेस्ट की वजह से है, हार्ट की वजह से है, हार्ट में इतने सारे वॉल्स हैं उसकी वजह से है, एसिडिटी की वजह से, सेम बिल्कुल। लेकिन आप को मैसेज ये है कि नॉट एवरी पेन इज इन द चेस्ट इज हार्ट अटैक। तो ये तो पहली मैसेज। लेकिन आप क्या करेंगे उसी वक्त? पैनिक होके वही करेंगे जो हॉस्पिटल में, वो मूवी में देखा आपने, सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। और हॉस्पिटल ले जाते हैं तब क्या होता है, वो जो एम्बुलेंस जाता है उसका सायरन बजता है, राइट। तो लगता है कि चलो आप सेफ हैंड में है। उनको क्या पता सायरन बजता है, मुर्गा आ गया, तैयार हो जाओ, राइट। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको आगे मैं सबूत देने वाला हूँ, राइट। सबूत क्या कहते हैं? सबूत को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, उनमें से एक्चुअल हार्ट अटैक है 300 लोगों को, उनमें से एक्चुअल लोग जो मर जाने वाले हैं उस चेस्ट पेन की वजह से वो 30 लोग, यानी कि टोटल 0.1%, 15%, यानी दैट इज द डेथ रेट। अगर चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक है, जरूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है भी तो आप मर जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है, राइट। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो चेस्ट पेन है और वो हार्ट अटैक है, उससे मर जाने की 0.15%, 0.15%। मतलब 1,000 लोगों को अगर हो जाएगा चेस्ट पेन, उनमें से शायद कोई 1 या 2 लोग मरेंगे। एंड 1 या 2 लोग 1000 में से मरना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही कम मोर्टिलिटी माना जाता है, बहुत ही कम, मिनिमम माना जाता है। फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, हर साल जो होता है सर्दी जुकाम, उसमें भी 0.1% ही मोर्टिलिटी रेट होता है। इन्फ्लुएंजा का मोर्टिलिटी रेट जो है, या कोविड का मोर्टिलिटी रेट, कोविड एंड इन्फ्लुएंजा आर सेम, तो 0.1% मोर्टिलिटी रेट इज अ वेरी स्मॉल मोर्टिलिटी, नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो क्या चेस्ट पेन की वजह से हमें पैनिक करना चाहिए, राइट? अच्छा, ये बताइए, डायरिया का कितना मोर्टिलिटी रेट है भारत में? डायरिया का मोर्टिलिटी रेट है 15%, राइट। ये मिनिस्ट्री का है, राइट। लेकिन जितनी बार आपको डायरिया होता है कि आप डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, बाप रे बाप डायरिया हो गया, मरने वाला हूं, सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं दिखाया ऐसा कोई सीन, राइट। अगर बॉलीवुड में दिखाने लगे बार बार आपको कि डायरिया हो गया, ले जाओ हॉस्पिटल में, मर जाएगा, और रास्ते में और फिर फाइनली वो बच जाता है, टॉयलेट से निकलता है, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल के, राइट। तो क्योंकि उसने फीड नहीं किया, डायरिया को मार्केट नहीं किया। अच्छा, डायरिया को क्यों मार्केट किया, हार्ट को क्यों मार्केट किया? क्योंकि हार्ट अटैक के आसपास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे औजार है टू सेल। डायरिया में आपको बेचेंगे क्या, राइट? कोई गोली बेच देंगे, कितना पैसा कमा लेंगे?
जबकि हार्ट अटैक में देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड एट मेनी लाख, और आप उस चक्कर में आप एक अच्छा खासा एक कस्टमर बन सकते हैं जीवन भर के लिए, राइट। तो जो मार्केटिंग किया गया, दैट इज मतलब जो ग्लैमराइज किया गया, वो हार्ट अटैक को ग्लैमराइज किया गया, डायरिया को नहीं किया। डायरिया का भी कोई बाईपास सर्जरी होता, राइट, या एंजियोप्लास्टी होता तो डायरिया को भी यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन तब आप कुदरत के हाथों पे नहीं है। हमारी जो जान है, आपकी जो जान है, ये बड़ी कीमती है, राइट। ये किसी के बिजनेस की वजह से, किसी की अपने प्रॉफिट की वजह से वो हम उनके हाथ में नहीं दे सकते, राइट। अगर अगली बार कुछ भी आपको होता है, आप बोले डॉक्टर के पास चलते हैं, अब उनकी जो भी मर्जी, तो ये आपकी फेलियर है, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, राइट। आप ये नहीं सोच सकते कि ये प्रोफेशन का माहिर है, इसको करने दो, जैसा कि हम सोचते हैं। वो अब नहीं सोच सकते, पहले सोचते होंगे, लेकिन अब नहीं सोच सकते। यू कैन नॉट, और करेंगे तो वो एक नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, मान लो ज्यादातर लोग, फिर वही दो रास्ते हैं आपके पास, राइट। कि मान लो मैं बताता हूँ कि सामने आपके एक आदमी है, आपका ही परिवार को कोई एकदम चेस्ट पेन हो गया बहुत ज्यादा, वो एकदम गिर गया, राइट, और बड़ी जोर से चिल्ला रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करेंगे? आज भी क्या करते हैं, आज तक आप यही करते हैं कि भाई हॉस्पिटल लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस ले जाओ, दैट इज व्हाट, राइट। तो ये तो एक रास्ता है, राइट, शोभा सिंह वाला रास्ता, कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे सब बोलेंगे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, सब बोलेंगे, तो जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं उसी को मानी जाएगी। जो रास्ते पे कोई नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, तो हमारे चुनाव का जो तरीका है वो है कि ज्यादातर लोग, राइट, तो ज्यादा लोग ले उसको, जो प्रचलन है, राइट। तो अब हॉस्पिटल पर पहुंच गया, थोड़ा सा इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, साइड में, हाँ, वेरी गुड। तो अब वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब हॉस्पिटल जब पहुंच जाएंगे आप, वो आदमी जिसको चेस्ट पेन था, चमक आ रही है, अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी आएगा, ठीक है ना, ये जैसे एक रेफरेंस के लिए। तो हॉस्पिटल जब वो पहुंच जाएगा तो उसके साथ जो होने वाला है वो यही होने वाला है। सबसे पहले तो उसके मुंह में ऑक्सीजन एक ठूस दिया जाएगा, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात आप गौर से देखिए, इस चीज को आप फॉलो कीजिए जीवन भर, याद रखिए, जब ऑक्सीजन लगाते हैं किसी भी पेशेंट को, स्पेशली चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, या प्रोबेबल हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, प्रोबेबल इसलिए क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, राइट, मान लेते हैं हो ही गया है, अगर ऑक्सीजन लगाया तो उसके मरने के चांसेस 3 गुना और बढ़ जाता है, 3 टाइम्स, राइट। तो जिसने शोभा सिंह वाला रास्ता पकड़ा, यानी कि मोस्ट प्रचलन रास्ता पकड़ा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देगा, आपको लगेगा चलो मुंह में ऑक्सीजन पड़ गया, अब तो कुछ तो ठीक है, राइट, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। बट उसके आप मरने के चांसेस को 3 टाइम बढ़ा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वन जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया, जैसे लॉकडाउन में हो रहा था ना, हॉस्पिटल ही बंद है, एम्बुलेंस ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाया, तो हुआ क्या, वहां पे वही मृत्यु दर भी कम हो गई। पूरे दुनिया में देखा गया कि जब whenever there is a strike by the doctors, the mortality rate drops, दुनिया भर में देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। तो फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, अगला स्टेप क्या होगा कि डायग्नोस किया जाए, कि डायग्नोस किया जाए कि है क्या, ये होगा ना तभी कुछ करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले ईसीजी लगा देंगे, कुछ तारे मारे। आपको लगता है ईसीजी जो डायग्नोस कर रहा है ये बड़ा करेक्ट है। ईसीजी का डायग्नोस करना एक कॉइन के डायग्नोस करने से थोड़ा सा ही अच्छा है। एक आपको, आप मुझसे पूछिए ये हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोला कॉइन देना भाई, हाँ हार्ट अटैक है, तो 50% टाइम आई विल बी राइट, राइट, 50% टाइम आई विल बी रॉन्ग। But if you do ECG, right, even then 25% time you can be wrong, right? 25% टाइम आप तब भी रॉन्ग होंगे, 70% टाइम अगर राइट हो सकते हैं कि हाँ ये कोई हार्ट के सेल के मरने की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से। और अगर ब्लॉकेज की वजह से भी है तब भी आगे का आंकड़ा देखिए कि 3% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेज नहीं है तब भी मर जाते हैं वो। तो ब्लॉकेज मे नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग ऑलवेज, और उसके कंपैरिजन जिनको ब्लॉकेज होता है वो 5% लोग मर जाते हैं, इसका मतलब 95% लोग नहीं भी मरते हैं, राइट। तो आपको लगता नहीं एग्जैक्ट साइज है, पर बहुत ही रोबोस्ट साइज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि कॉइन के टॉस करने से थोड़ा सा और अच्छा मान सकते हैं इसको, दैट इज देयर, राइट। ये तो वो अभी डायग्नोसिस पे चल रहा है। देखिए डायग्नोसिस इज नॉट ए क्योर, अभी पेशेंट वैसे ही है, उसका पेन भी वैसे ही है, अभी क्योर शुरू नहीं हुआ, अभी तो नेगोशिएशन हो रहा है, राइट, अभी तो डिसाइड हो रहा है। लेकिन हम इसी में रिलीफ फील करते हैं, पेशेंट फील करना कर रहे हैं, हम वी फील रिलीफ कि अब इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन आप देखेंगे, आप अगला स्टेप आएगा, 10 मिनट बाद डॉक्टर निकलेगा, क्या बोलेगा, एंजियोग्राफी कराना है, राइट, कि एंजियोग्राफी करा के देखना पड़ेगा, हम कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, इनको बचा लो, दैट इज द ओनली थिंग,
राइट। कई बार हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर है, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, आपने देखा मनीष सोनी को, ऐसे और भी हैं, सारे ही हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट? ये आप देख रहे हैं अपने आसपास, राइट, अबाउट 60-70 पीपल हियर, राइट, थैंक यू। तो वो लोग, ऐसे लोग, वो उनको जब पेन होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेके जाते हैं, राइट, हमारे सेठी जी भी यहाँ पे लेके जाते हैं, तो उनको लड़ना पड़ता है उस पेन से नहीं, घर वालों से। घर वाले बोलते डॉक्टर साहब इनके पैर और हाथ पकड़ के वो बांध दीजिए, एंजियोग्राफी करा के रहेंगे, राइट। अब देखिए एंजियोग्राफी का जो एंजियोग्राफी का जो ट्रुथ है, एविडेंस है, वो ये कहता है डेथ रेट इज 0.75%, मतलब हर 100-150 में से एक आदमी मरेगा एंजियोग्राफी में। अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, जबकि वो चेस्ट पेन का कितना वो था, चेस्ट पेन में डेथ रेट क्या था, हाँ, और इसमें डेथ रेट क्या है 75, राइट। तो अभी तो इलाज शुरू नहीं हुआ, राइट, और एंजियोग्राफी करते वक्त जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो 1.3% एडिशनल है, स्ट्रोक आने के चांसेस भी हैं, बहुत सारे और जो साइड इफेक्ट है वो भी है। अभी इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, अब इलाज स्टार्ट होगा कि भाई अगला स्टेप आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आता ही है अब, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, इसके एविडेंसेस आपको बुक मिल जाएगा, नहीं मिला तो आज की जो बुक है उसमें सारे एविडेंसेस डले हुए हैं, और उसमें पूरी तरह से एविडेंस के साथ दिया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करने के 1 साल के अंदर 6% लोग मर जाते हैं, 1 साल इमीडिएट 6% मरते हैं, 1 साल के अंदर 10%, 2 साल में 11%, और 3 साल के बाद अगर मिलेंगे तो 13% लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो ऊपर चले गए, राइट। लेकिन वो जो चेस्ट पेन से डेथ रेट क्या है, दैट इज 0.15, राइट। तो यहाँ पे ये है शोभा सिंह की कहानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाए, गरीब है, जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें मरने का चांसेस क्या है 0.15%, राइट, 1000 में एक मर जाएगा। तो इलाज के अभाव में 1000 में एक मरेगा, और इलाज के मिलने पे, राइट, वो डेथ रेट आप देख ही रहे हैं 5%, 10%, 13% हो जाएगा हर 100 में से, राइट। तो यहाँ पे इसको ले जाओ हो गया। यहाँ पे एक चौथी चीज है इनमें से, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगी जाते वक्त। आज आपको बुक मिल गई बाय द वे, मिल गई ना, ठीक है। तो उसमें एविडेंसेस हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं, हमें करना क्या है बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट इसको निकालता हूँ, फिर करना क्या होगा, क्योंकि शोभा सिंह तो बदलना नहीं था तो जाना नहीं है, और जाने से क्या होगा वो देख ही लिया है। एक और चीज है, जो बाईपास सर्जरी होती है ना, तो उसमें क्या है कि अचानक नया ब्लड वेसल, राइट, लगा देते हैं ब्रेन से लेके, राइट। वो नया ब्लड वेसल के एकदम से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम से ऑक्सीजन को तेजी से वहां भेजता है। एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। तेजी से ऑक्सीजन का मिलना भी बॉडी के लिए इंजरियस है, राइट। तो जिसकी इंजरी से भी डेथ होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है, इसीलिए बाईपास सर्जरी की वजह से या उसके बाद लोगों की डेथ होती है बाईपास सर्जरी की वजह से, ना कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है। तो एक और थेरेपी है थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो क्लॉट जहां पे था वो क्लॉट खत्म हो जाए। लेकिन वो जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग करा सकता है, और ब्लीडिंग कराने से डेथ का जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वो क्लॉटिंग की वजह से डेथ होने का खतरा, राइट। दोनों चीज खतरनाक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, उनके पास औजार ही ये सारे चीज है। मान लो आपका मोबाइल खराब हो गया है, और आपका मोबाइल खराब हो गया है, और मैं टेक्नीशियन हूं, आप मोबाइल लेके आते हैं, मेरे पास औजार ही ये है, और तीसरा चौथा चीज कोई है ही नहीं, तो जब भी मैं इससे आपके मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करूंगा क्या होगा, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये औजार तो है, और आप बोलेंगे करें तो क्या करें, लेकिन करें तो कुछ करने को नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जितना है वो भी आप खराब कर दो, राइट। तो जो औजार हैं मैंने दिखाया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे बाईपास सर्जरी है, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, राइट, वो औजार कुछ इस तरह से हैं बॉडी के लिए, राइट। उसकी मैं बोलते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी कराया तो मैं बच गया, मैं बोलता हूँ बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी आप बच गए, राइट। यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या कहता है, तो और प्रेवलेंट क्या कहता है। प्रेवलेंट तो वही चीज होती है जिससे पैसा आता है, जब उससे पैसा आता है बाईपास सर्जरी वगैरह से, तो क्या करते हैं वही पैसे को यूज करते हैं बॉलीवुड में शॉट खरीदने के लिए, या उसी पैसे को यूज करते हैं बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए,
तो और वही चीज़ आप तक पहुंचती है और अब उसी चीज़ को देख के अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते कि ये एविडेंस क्या कह रहा था, राइट। एविडेंस आपके सामने है, राइट, और ये सारे एविडेंस हैं। तो ये देखा गया है, इस एविडेंस को खत्म करके अब आते हैं करना क्या है। ऐसे अगर अगली बार हो जाता तो व्हाट यू हैव टू डू, उस पर सीधे आते हैं कि ये देखा गया है कि हर साल 25,000 जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन सबकी मीटिंग होती है कैलिफोर्निया में। तो पूरे दुनिया के 25,000 हार्ट डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 3 दिन के मीटिंग ले जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन उठाया किसी ने मीटिंग में कि हम सब हॉस्पिटल में को छोड़ के आ गए, अभी कोई डॉक्टर नहीं है उन सारे हॉस्पिटल्स में, दुनिया के अधिकतर देशों में, क्योंकि सारे देश से आते हैं, भारत से भी जाते हैं। तो इस वक्त उन 3 दिन के लिए पेशेंट्स की हालत क्या हो रही होगी। इसका मतलब ये कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, साल में एक बार जो करते हैं। तो कहा कि अभी तक देखते हैं, हमने 10 साल तक कॉन्फ्रेंस किया है, तो अब जब कॉन्फ्रेंस किया और 3 दिन के लिए बिना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स के हुए, इमरजेंसी डॉक्टर के, तो अब उन 3 दिन में क्या मोर्टेलिटी रेट बढ़ी। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड सारे निकाले उन हॉस्पिटल के, जिन हॉस्पिटल्स में से 3 दिन के लिए हार्ट वाले डॉक्टर, इमरजेंसी हार्ट वाले डॉक्टर गायब थे। और ये पाया गया उन दिनों जब वो गायब थे, उन दिनों लोगों की मृत्यु दर एटलीस्ट 8% घट गई, एटलीस्ट 8% घट गई। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2018, तो ये सुनाया गया, तो कहा ये बड़ी खुशखबरी है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस को बंद करने की जरूरत नहीं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस चलने दिया जाए, ये लोगों के लिए अच्छा बात। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस, राइट। लेकिन ये एविडेंस मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। आप तक क्या पहुंचेगा, एडवर्टीजमेंट, राइट। तो वो उसको देख के आप अपने निर्णय या राय लेंगे। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारे जो प्रचलन वाले जो इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अगर इससे फायदा नहीं, इंसान को ज्यादा नुकसान है, तो ये चल भी क्यों रहे, अप्रूव्ड ही क्यों है, राइट। ये अप्रूव ही नहीं होना चाहिए द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अप्रूवल का जो मेडिकल का जो मेडिसिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे हम डिसाइड करें कि इंटरवेंशन लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है, लेकिन उस एविडेंस में से कौन सा वाली चीज को कितना हाईलाइट करना है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो मेडिकल साइंस जब भी कोई गाइडलाइन देता है तो वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी एविडेंस देता है। 3 तरह के एविडेंस देता है। लेवल ए एविडेंस मतलब बहुत जबरदस्त एविडेंस है, एविडेंस इज वेरी क्लियरली इन फेवर ऑफ द पेशेंट। लेवल बी मतलब एविडेंस जो है वो कुछ खास फेवर में नहीं है। एविडेंस सी कि इस वाले थेरेपी से क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, नुकसान तो ज्यादा हो सकता है ऐसा लग रहा है हमें, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेवल सी वाले एविडेंस में अनसर्टेन है कि पेशेंट का क्या होगा, कुछ खास नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। तो जितने सारे मैंने थेरेपी अभी आपको दिखाए, ये सारे कौन से लेवल वाले हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लेवल सी का इनको ठप्पा मिला हुआ है, राइट। अब वो जो डॉक्टर है उसके पास चॉइस है, इसमें से लेवल ए वाला मैं पेशेंट को पकड़ाऊं, लेवल बी वाला पकड़ाऊं या सी वाला पकड़ाऊं, राइट। तो वो ही चोज टू गिव द लेवल सी वाला। आपको कौन सा चाहिए, लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला। तो लेवल ए वाला क्या है, उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था, तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में ही लेवल ए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने ही रख रहा हूं उसको, राइट। तो पहले सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टेलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए, 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2, स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा, कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट। वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे
की जो मेडिसिन है वो पेट में जाकर तो वो हजम हो जाएगा, राइट, लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें। तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट, 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है, इसका मतलब वो प्रोबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो वो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये ज्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त और ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट, और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है तो 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे, हाउ मच, राइट, 2 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, राइट। देर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट, लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, राइट, आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो DIP डाइट है ये कोई मेरी आविष्कार नहीं, मैं बताता हूँ, राइट। और क्योंकि ये भी एविडेंस बेस वहीं से कहीं से आया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। कहाँ से आया है उस पर एक नजर डालते हैं, और वो नजर ये है 1998 में, मैं कई सारे रिसर्च पेपर हैं, सारे यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है अगले 2 मिनट के बाद, तो लेकिन बुक में है सारे, है ना। तो ऐसे लोग इकट्ठे किए गए बाय डीन ऑर्निस, जो कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, राइट। तो डीन ऑर्निस ने इकट्ठे किए हार्ट पेशेंट जिनके एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज देखा, कितनी ब्लॉकेज है वो नोट कर लिया। उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को उन्होंने स्टैंडर्ड दवाइयां दी जो अभी भी आप लेते हैं, चाहे वो स्टैटिन हो, चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे ब्लड प्रेशर की गोलियां हो, वो सारे विटामिन की गोलियां, स्टैंडर्ड गोलियां दी, और डाइट भी उनका जो मर्जी जैसा स्टैंडर्ड होता वो किया। दूसरे ग्रुप को गोलियां नहीं दी, गोलियां बंद करने बोला उल्टा, और उनको द काइंड ऑफ फूड जो हम बताते हैं DIP डाइट, इसी तरह की डाइट पे रखा। एक्चुअली DIP डाइट यहीं से इंस्पायर्ड है, राइट। तो फिर उनको 1 साल बाद मिले, दोबारा एंजियोग्राफी किया, 2 साल बाद मिले, फिर एंजियोग्राफी किया, क्योंकि उनको ये देखना था कि एग्जैक्टली उनका ब्लॉकेज का क्या हाल है। और आप देखिए यहाँ पे कि हर साल जो लोग दवाइयों पे थे, इंस्पाइट ऑफ दवाइयों पे रहने के भी उनके ब्लॉकेज के साइज बढ़ते जा रहे थे, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। देख रहे हैं आप लाइटली, ये बुक में है। और जो लोग डाइट पे थे, कोई दवाई पे नहीं थे, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था। तो दिस इज एन एविडेंस, राइट। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो इससे आपके प्रिवेंशन होगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है, लेकिन एविडेंस तो उसके खिलाफ बोल रहा है ना, राइट। एविडेंस इज सेइंग अदर वे, वो एविडेंस कुछ और बोल रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक, अभी मैं क्लॉटिंग की बात कर रहा था, ब्लड क्लॉट, ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा तो उसी वक्त पैरालाइज हो जाएगा इंसान, और पैरालाइज हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर वही बात डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो इंटरवेंशन देगा, क्या उससे वो पैरालिसिस के रिवर्स होने के चांसेस हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमारे पेशेंट क्या करते हैं, इसके एविडेंसेस क्या हैं, राइट, वो वी हैव टू अंडरस्टैंड। 20 January this month, I was traveling from Delhi to Ludhiana, और मुझे करनाल के पास में ब्रेन स्ट्रोक आया। वेरी शॉकिंग फॉर अ 42-year-old टू गेट अ ब्रेन स्ट्रोक। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड मिस्टर प्रेम कुमार थे, एंड स्ट्रोक आया, लुधियाना गया मैं, मतलब ये दिस लेफ्ट साइड टोटली गॉट पैरालाइज्ड एंड काइंड ऑफ आई वाज नॉट एबल टू वॉक एंड ऑल। वहाँ गया, पूरा दिन मैं अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में एक दिन रहा मैं, दवाइयाँ दी गई मुझे, स्टैटिन्स दी गई, एस्पिरिन, ये सारी जो भी चीज़ उनकी रेगुलर मेडिकेशन होती वो दी गई। बट आई वॉज फॉलोइंग डॉक्टर विश्वरूप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम,
मैंने उनका DIP डाइट मैंने देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था. फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड हिज DIP डाइट. एंड फ्रेंड्स, टुडे इज 2nd February. Absolutely normal. Hands are working, legs are working. Believe me, I have stopped all atrostatins. I have stopped aspirin. मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी, मतलब I was literally in a, मेरा पैरालिसिस हो गया था मुझे. I could not speak, I could not move my hands. मेरी सारी sensations चली गई थी लेफ्ट साइड की. There was a small infarct on my right side, ब्रेन में. तो ईश्वर की कृपा थी कि मतलब मैं बच गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड थैंक्स टू विश्वरूप, डॉक्टर विश्वरूप जी की जो डाइट है वो मैंने फॉलो की. एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टॉकिंग. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, लव यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और बहुत सारे टेस्टिमोनियल, एक्चुअली पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने एक प्रोग्राम किया था और बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे आए जो डॉक्टर साहब की डाइट को फॉलो करके, पैरालिसिस था वो अपने पैरों से चल के स्टेज तक पहुंचे. सतीश आप हैं, ठीक है ना? आप एक बार आके 2 मिनट के लिए जो आप बता रहे थे बैक स्टेज पे, सतीश जी कौन है? मैं इनसे आज ही पहले बार मिला हूँ और इनको मिलाने वाले हैं अशोक जी. आर यू देयर? हाँ, इनका होलसेम टेल एक चैनल है जिस चैनल में हमारे वीडियोस जाते हैं. उस वीडियो को इन्होंने देखा और मुझसे तो पहली बार मिले, और देखने के बाद इन्होंने जो भी ये जो आपने बताया था ना उस अपने कॉन्टेक्स्ट में और उन लेडी के 2 मिनट में आप थोड़ा बता. जी, मैं सतीश. मुझे 6 साल पहले हार्ट की दिक्कत हुई. मेरा वेट था 97. तो मैं काफी जगह गया इधर उधर, लेकिन लास्ट में आके कोई फर्क नहीं. उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी कराई 40 एस्कॉर्ट से. तो उन्होंने कहा 19% 98% ब्लॉकेज है इसमें पूरी और बाईपास सर्जरी होगी. लेकिन मैंने कहा नहीं करवानी मुझे. बोले नहीं करवानी होगी, रिलेटिव साथ थे, घर वाले साथ थे, बोले करवाओ. तो मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा. तो मैं वहां से निकला. उसके बाद मैं धक्के खाता रहा, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथिक करते करते मुझे एक बार डॉक्टर साहब का वीडियो मिला. तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से ओपीडी करवाई. तो ओपीडी में डॉक्टर साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजी. वो सब मैंने किया तो इतना ज्यादा जादू की तरह इफेक्ट हुआ उसका सडनली एकदम. मतलब विद इन 6 डेज में मेरी सारी प्रॉब्लम ऐसे लगा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है. मैं यहां से लेके यहां तक सिर्फ 50 कदम भी चलता था तो एकदम हार्ट पे बहुत ज्यादा दर्द होता था. चलो ये तो ये एक बात कि मैंने डॉक्टर साहब से किया और मैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक होता चला गया. उसके बाद मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करवाया, काफी कुछ. मतलब उसके बाद आज से सिर्फ 1 महीना पहले मेरे फ्रेंड के मदर इन लॉ पानीपत रहते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालाइज हुआ, बहुत हैवी पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज हो गया. उसके बाद एक डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जन, उनके पास एडमिट करवाया हॉस्पिटल में. 18 दिन वहां एडमिट रहे. 18 दिन में 3 लाख रुपए बिल बना. लेकिन उनकी हालत ऐसी थी, फूड पाइप डाली हुई थी, एक हाथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टांग बिल्कुल डैमेज थी, बोल नहीं पाते थे. फूड पाइप था, ऐसे था जैसे मतलब ये खत्म है, कुछ नहीं. 20 दिन 18 दिन बाद उनकी हमने छुट्टी करवाई. 3 लाख रुपए बिल. घर आए, उनकी बेटी, मेरा फ्रेंड सब रो रहे थे भी क्या करें. मैंने कहा भी मैं करवाऊं कुछ. बोले कैसे होगा. मैं कहा करवाऊं, आप बताओ. भी सब ये बंद करना पड़ेगा, मैं बात करता हूं. बोले चलो करवाओ, बस ये बचने चाहिए. 73 उनकी एज है. आज से सिर्फ ये 20 दिन पहले की बात है जब उनकी छुट्टी करवा के लाए. उसके बाद मैंने अपने तौर पे मैं कहा डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं हो पाना था. तो ये जो अशोक गुप्ता जी हैं इनसे थोड़ी सी बात की, कहते हैं आप करवाओ, कोशिश करो. मैंने हिम्मत करके उनकी सारी की सारी टोटली दवाइयां जो इतने सारे पॉलिथीन डॉक्टर ने दी थी सारी बंद करवा दी बिल्कुल सडनली हॉस्पिटल से लाते ही. 25 साल से वो ये थे शुगर डायबिटिक थे और 25 साल से बीपी की मेडिसिन खाते थे, घुटनों में दर्द की और हार्ट की उनकी दवाइयां चल रही थी. सारी की सारी दवाइयां मतलब एक फेथ करके डॉक्टर साहब पे. और मैंने खुद देखा हुआ था बहुत सारे लोगों पे, लेकिन इतना मेजर केस मतलब मेरे अब भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल. तो एक फेथ करके सारी की सारी मेडिसिन उनकी सडनली बंद कर दी. सिर्फ 4 दिन के अंदर उनकी हाथ उठने लग गया, लेग हिलने लगी. जबकि डॉक्टर ने छुट्टी के टाइम मैंने कहा था डॉक्टर साहब ये इनकी तो हालत बहुत क्रिटिकल है, कैसे होगा. कहते बस ऐसे ही चलेगा जब तक चलेगा. मैं कहा जी ये ना बोल रहे हैं ना खा रहे हैं, फूड से जा रहा है तो एनर्जी तो कैसे आएगी. कहते ये ऐसे ही चलेगा. मैं कहा ये तो लग ही नहीं रहा बचेंगे. कहता बस ले जो सेवा सुवा कर लो. आज सिर्फ मतलब 28 तारीख को 28 फरवरी को हम लेके आए थे उनको. आज 21 तारीख है. 21 दिन के अंदर जो भी उनको देखता है ना मतलब वही हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी रिकवरी. उनकी बात मतलब गू 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 करते थे, समझ कुछ नहीं आता था. अब
80% क्लियर समझ आ रहा है, सब लोग आके देख रहे हैं कि हैरान, और सबको ये पता है कि मेडिसिन चल रही है, उनके सारे रिलेटिव्स को ये पता है मेडिसिन चल रही है, लेकिन असल में उनकी मेडिसिन बंद है बिल्कुल, एक भी मेडिसिन नहीं दे रखी, एक भी मेडिसिन। मिराकल मतलब जादू का सुना है कि जादू होता है, लेकिन जादू अपनी आंखों से देखा और इतना हैवी, बहुत कमाल। डॉक्टर साहब तो थैंक यू सर जी, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो उन्होंने सिंपली यही किया कि डीआईपी डाइट लिया और वो मेरी दवाइयाँ छोड़ी, राइट। और डीआईपी डाइट में दोबारा बता रहा हूँ, दैट इज नॉट माई डाइट, राइट। वो एविडेंस बेस्ड डाइट पहले से था, उसको मैंने एक थोड़ा फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको लेते वक्त कंफ्यूजन ना हो क्या कब कितना खाना है। तो सतीश जी यहीं पे इसके बाद भी मिल सकते हैं, और कुछ लोग, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो पेशेंट की बात कर रहे हैं वहाँ जाके मिल के आए। इन्होंने बताया कोई अपने वीओपीडी में थे, तो हमारा वर्चुअल वीओपीडी होता है जहाँ पेशेंट नहीं आता है, वो अपना ईमेल करके भेज देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके हिसाब से हम डाइट बना के दे देते हैं। डाइट तो यही बना के देते हैं, यही वाला, और उन्होंने लिया और वो अपने घर पे ठीक भी हो गए। लेकिन फिजिकली मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, राइट, स्ट्रोक हो जाए तो उनको क्या करना है, इमीडिएटली डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। और जिनको डीआईपी डाइट क्या है नहीं पता, वो गूगल कर सकते हैं, होलसेल टेप में वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस प्लेट 2 जैसे ये करेंगे, मैंने ये देखा है, राइट। और ऐसे इस तरह के कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हर बार इट टेक्स 15 days to 20 days टू रिकवर। अगर इमीडिएटली बाद स्ट्रोक के शुरू करते हैं, 15 days to 20 days टू रिकवर द डैमेज डन। डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। तो इतना छोटी सी बात है जो कि ऑलरेडी मेडिकल साइंस में पहले से प्रूव किया हुआ है। सिर्फ इतना है कि इसका प्रचलन नहीं है, ये आप तक किसी ने पहुंचाया नहीं। और जो चीज आप तक पहुंचाया है वो सतीश जी ने बताया कि फूड पाइप पहुंचा दिया, वो दवाइयों का ढेर लगा दिया, राइट। तो उस चीज से हालत क्या होगी, वो इतनी पैथेटिक होगी कि जब आप देखेंगे लगता है कि इससे अच्छा ये भगवान को प्यारे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, इतना परेशानी से रहने से। जबकि इतना परेशान, इतना पेन में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो हुई बात, हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में क्या करें, ब्रेन स्ट्रोक में क्या करें, हमारे पेशेंट क्या करते हैं। अब आता है कि कोई मर गया तो क्या करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आज का टॉपिक है। कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या करें। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवेयर स्टडी 2 2019 के बाद इसमें बहुत सारे नए प्रोटोकॉल बने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 के बाद बने, अभी 2021 चल रहा है। तो ये सारे प्रोटोकॉल बनने के बाद भी ये मेडिकल साइंस में, मेडिकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में नहीं आया है। प्रैक्टिस में हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है प्रैक्टिस में कभी ना आए, जिस तरह से अभी तक के ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आई, राइट। तो प्रैक्टिस में वही चीज़ आती नॉर्मली जो कोई एविडेंस बेस्ड ना हो के जो प्रॉफिट बेस्ड हो, तो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो खैर प्रैक्टिस में जब भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको अभी सीख के जाना है। आई विल टेक 5 minutes टू टीच यू कि क्या है, हम करते हैं इसको, राइट, और क्या है वो हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात अवेयर टू स्टडी में ये देखा गया है, और इससे पहले भी देखा गया है, 1968 से लेके चल रहा है। लेकिन खास मैं इसका इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बड़ा दमदार रेफरेंस है कि जब भी किसी की डेथ होती है, डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब समझिए, क्लिनिकल डेथ इसे कहते हैं, नो ब्रीदिंग नो पल्स। तो आपको कैसे पता चलेगा इंसान जिंदा है कि मरा है। सिंपली उसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े मशीन स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एस्टेब्लिश कीजिए सांसें चल रही है क्या, धड़कन, राइट। और दूसरा चीज देखिए पल्स है कि नहीं है, राइट। पल्स है कि नहीं है, पहले तो आप जैसे अभी बैठे हैं या कभी बैठे हैं, कुछ लोगों के पल्स ऐसे छू के देख लीजिए कि कैसा लगता है छूने में, जिन लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा, राइट। और आपको एक डेड इंसान के अगर ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा, कोई कुछ भी हिलेगा नहीं। इट विल टेक अबाउट 3-4 seconds टू एस्टैब्लिश वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आंखों के सामने कोई मर जाता है या मरा हुआ आदमी होता है, तो पहला स्टेप ये है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये देखना कि ये मरा है या जिंदा है, राइट। उसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके लिए सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि भाई ब्रीदिंग चल रही है क्या, आस्क योरसेल्फ, ब्रीदिंग तो नहीं चल रही है। अच्छा, पल्स चल रही है क्या, पल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज देख रहे हैं, पल्स देखो, पल्स नहीं है, राइट। कई बार ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग चल रही है, वो मुंह खुला रहता है और हर 4-5 सेकंड बाद वो एक गासिपिंग करने की कोशिश करता है, तो उसे भी डेथ में गिनते हैं, क्लिनिकल डेथ। तो आप एक ही चीज देखिए, पल्स चल रहा है कि नहीं। पल्स चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए किसी भी लेमैन को 2-3-4 सेकंड लगेंगे। यानी कि 4 सेकंड के बाद आपको पता चल गया कि ये जो सामने मुझे दिख रहा है ये बॉडी है, ये इंसान मर चुका है, इतना पता चल गया। अब मर चुका है, अब मुझे क्या करना है, दैट इज द फर्स्ट, राइट। नॉर्मली क्या करेंगे, वही पैनिक करेंगे। क्या व्हाट इज द पैनिक, हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ पे क्लियरली क्या क्या होता है समझिए। पहले 4 मिनट, मरने के पहले 4 मिनट तक उसके बॉडी के अंदर एनफ ऑक्सीजन है, एनफ न्यूट्रिशन है,
इवन हार्ट के अंदर बाहर से तो नहीं दिखेगा, अंदर इलेक्ट्रिकल रैंडम सिग्नलिंग भी चल रही है पहले 4 मिनट के अंदर। वो ऑफिशियली मर गया है, क्लिनिकली डेथ है, लेकिन अंदर चल रहा है। यानी कि ये 4 मिनट इज द बेस्ट चांस टू ब्रिंग बैक द लाइफ, ये 4 मिनट। और अवेज टू स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब वापस लाया गया तो उन्होंने बोला, अपने एक्सपीरियंस में बोला कि जब मैं मर गया था तो मैं अपने आप को यहाँ से देख रहा था और लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे और कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था और मैं देख रहा था मेरी बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मैं वापस आना चाह रहा था। अवेज टू स्टडी ना, ये आप पढ़िए या मेरी बुक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, राइट। पूरा अवेज टू स्टडी के डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ये लोगों के एक्सपीरियंस हैं, दोज हु कुड कम बैक, राइट, कि उस 4 मिनट के दौरान आप कहाँ पे थे, क्या लगता है उसमें आपको होश में थे? क्लिनिकली डेथ है तो कहा कि मैं अपनी बॉडी देख पा रहा था और उसमें लोग जो आवाज कर रहे थे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस, वो सब मुझे सुनाई दे रहा था। अच्छा, ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा था कि वो जो बोल रहा सच बोल रहा है? क्योंकि वो सारी चीजें उसको कैसे पता, एज ए पेशेंट कैसे, वो तो मर चुका था, वो सब उन्हीं को पता है जो उस वक्त थे, और उनमें से किसी से वो मिला नहीं है। और वो अगर बता रहा है टेस्टिमनी और वो बिल्कुल मैच कर रहा है वही चीजों से कि भाई वो एक नर्स आई फिर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो बता पा रहे हैं। तो एक पहली चीज कि पहले 4 मिनट के अंदर वो इंसान कहीं गया नहीं है, वो इंसान आपके वेसिनिटी में है। देखिए यहाँ पे कोई मैं इल्यूजन या कहानी नहीं, ये साइंस की बात कर रहा हूँ जो एविडेंस बेस्ड है कि उसका जो आत्मा वर्ड बोल सकते हैं इसको, राइट, या स्पिरिट वर्ड बोल सकते हैं, वो कहीं आसपास है और वो अपने आप को देख पा रहा है। सो दिस 4 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू टू ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट। तो यहाँ पे आता है उस 4 मिनट में अगर आपने, और 4 मिनट तक ब्रेन के जो सेल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन मरता है? ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। कितना टाइम में? 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल की डेथ होने की प्रोसेस शुरू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। अब 10 मिनट निकल गए, अब आप कुछ भी कर लो, वो इंसान वापस नहीं आ पाएगा। ही इज ब्रेन डेड ऑल्सो, ब्रेन ऑक्सीजन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ब्रेन डेड हो गया, अब नहीं आ सकता वो। तो पहले 4 मिनट के अंदर ही जो कुछ हो सकता है, उसके बाद 5वें मिनट से 10वें मिनट तक भी वापस आ सकता है, लेकिन तब ब्रेन बहुत डैमेज हो चुका होगा। मतलब जब वापस आएगा भी तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ वापस आएगा, राइट। और 10 मिनट के बाद नाउ इट इज फ्यूटाइल, आप कुछ भी कर ले वापस नहीं आएगा। तो ये तो अवेयर स्टडी का पहला स्टेप है। क्लियर हो गया? पहले 10 मिनट, राइट। अब जाहिर सी बात है कि पहले 10 मिनट या पहले 4 मिनट में आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर में, टॉप फ्लोर में हॉस्पिटल, यहाँ से वहां तक ले जाने में भी 4 मिनट तो गए, राइट। इसका मतलब ये कि ये 4 मिनट में जो भी कुछ करना है वो आप ही को करना है उस वक्त। यू आर द डॉक्टर, राइट, आप ही को करना है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे आते हैं हम। देखिए नोबेल प्राइज, ये किताब आप पढ़िएगा, द सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, जॉन एकिल्स, इनकी किताब है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको लगे कि भाई एक स्टैंडर्ड तक का ये साइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं किसी ने नहीं लिख दिया है। तो पढ़िएगा ये, तो इसमें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब है इसमें, ग्रे जोन। तो ग्रे जोन इन हॉस्पिटल, सबसे पहली बात कि ऐसे में कि ज्यादातर लोग ट्रेडिशनली उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि टाइम 10 मिनट या 4 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा सकते। तो पहला तो नुकसान यही हो गया। अब आता दूसरा, मान लो वो इंसान हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर के सामने ही हो गया, राइट, तब क्या होगा, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हो गया, तब क्या होगा? तो डॉक्टर क्या करेगा? व्हाट वी कॉल एज, ये ले आओ जरा, वो सब ले आओ प्रॉपर्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर सीपीआर करेगा। सीपीआर क्या होता है, ये आप में से काफी लोगों को पता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो गड़बड़ कर सकती है। डॉक्टर सीपीआर करेगा मतलब ऐसे रखेगा उस पेशेंट को, और उनको आदत भी है तो वो बिना घबराए वो ऐसे प्रेस करेगा। ऐसे जब प्रेस करेगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है। जब ऐसे करेगा तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बिल्टअप होगा। 20% ब्लड प्रेशर अगर हो जाए, 20%, वैसे 120/80 है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर 0 से अगर 30 mmHg तक ले आए, वो कैसे आएगा? ऐसे करके आ जाएगा। तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में आ सकता है। तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में उस पहले 4 मिनट के अंदर अंदर आपने शुरू कर दिया, पहले 4 मिनट में नहीं भी आए, एक बार सर्कुलेशन चलने लगी, राइट, तो अपने आप ही बॉडी में दोबारा से हलचल होने लगी। फिर चाहे ऐसे करते वक्त 10 मिनट और लग जाए, 15 मिनट लग जाए, एक बार 4 मिनट के अंदर ये वाला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे जैसे शुरू किया तो उसका जो ब्रेन के सेल की मरने की जो टोटल टाइम था वो कितना था? ब्रेन सेल की शुरुआत है 4 मिनट, उससे पहले करना है। 10 मिनट में तो पूरा ही मर जाएगा, लेकिन उस शुरुआत ब्रेन के सेल के मरने से पहले आपको ये करना है, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट।
अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब इस तरह से करते हैं, ये है कि 100 बार 1 मिनट में, लेकिन हर 30 बार करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होता है, राइट। तो जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे तो मैंने छोड़ दिया ना इसको, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब छोड़ा तो ब्लड प्रेशर अब जितना बिल्डअप हुआ वो कहाँ गया? दोबारा 0 हो गया। फिर 2 बार देंगे, फटक से मैं दोबारा करने लगूंगा, फिर दोबारा बिल्डअप करूंगा, तब तक 30 हो जाएंगे, फिर दोबारा से। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट। सो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में दिक्कत क्या है कि हर थोड़े थोड़े बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। इसमें दोबारा से प्रेशर इज कमिंग टू 0 एंड दैट मीन्स कि दोबारा से आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो पहली गलती जो करते हैं CPR, इसे कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इट मीन्स 100 कंप्रेशन पर मिनट का रफ्तार होनी चाहिए आपको। और दूसरा, आपको हर 30 बार काउंट करने के बाद 2 बार ब्रीदिंग करना है, फिर 30 बार काउंट करना है, ऐसे करते ही रहना है जब तक कि सेकेंडरी इमरजेंसी, वो मैं बताता हूँ आपको, वो ना आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब हम CPR करते हैं, यानी कि 30 में 2 बार, तो ब्रीदिंग 0 पे आ जाती है। तो फिर क्या करना है? हमें सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन, राइट। हमें मुंह से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है। और जैसे जैसे कंप्रेशन करते रहेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये दिस इज द वन, अगर कंप्रेशन छोड़ते हैं तो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर डिप करता है, राइट। लेकिन ये कंप्रेशन देते रहेंगे और मुंह से नहीं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, उसे कहते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग। तो क्या होगा? अगर सिर्फ कंप्रेशन करते रहेंगे, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आप CPR करेंगे, स्टैंडर्ड CPR, तो उसके जिंदा होने के चांसेस हैं, विद इन 4 मिनट शुरू कर देंगे तो जिंदा होने के चांसेस कितने? 10%। 100 लोगों करेंगे 10 लोग जिंदा हो भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्रेशन भी देंगे, सिर्फ कंप्रेशन करेंगे तो जिंदा, और कंप्रेशन करेक्ट जगह पे करेंगे, कंप्रेशन करेक्ट जगह पे, इस पे आता हूं, तो जिंदा होने के चांसेस 83%, राइट। तो आप एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है? अभी देखिए ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि 10% से 83% पे कैसे लाना है। अब देखिए, पहले तो ये देखना है कि कहां पे कंप्रेशन करना है। कहां पे कंप्रेशन करने के लिए आपको कंप्रेशन का एक नियम थोड़ा समझा दूं। देखिए, ये टूथपेस्ट है, आपको पता है कि दबाने से पेस्ट बाहर निकलेगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कहां दबाने से सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, राइट। अगर यहां दबाएंगे तो दबा तो रहे बार बार, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। अगर आप बहुत आगे दबाएंगे तो भी शायद नहीं निकलेगा। आप बीच में जहां पे भरा हुआ है, यहां दबाएंगे तो निकलेगा। तो दबाना है, लेकिन दबाने का जो लोकेशन है, दैट प्लेस ऑल द रेफरेंस, राइट। आप यहां दबाते रहिए, निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दबाना तो है, राइट, कंप्रेस तो करना है, लेकिन कहां करना है। तो जो स्टैंडर्ड CPR है, वहां पे जो सिखाते हैं, डॉक्टर को सिखाते हैं कि निपल लाइन है, राइट, इसके बिल्कुल बीच में, राइट, यहां पे रखो, दबा दो, राइट। तो बीच में जब दबाएंगे तो दैट इज समथिंग लाइक कि हार्ट जिस तरह से प्लेस्ड है, वहां पे एक वॉल्व भी आता है ज्यादातर लोगों का, तो वो कहीं आपको बोला जा रहा है यहां दबाओ, तो यहां दबाने से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टूथपेस्ट निकलेगा जरूर। लेकिन अगर इमरजेंसी में कहां दबाएं कि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सा यहां दबाएं, है ना। तो ये वो वाली कौन सी हार्ट की कौन सी लोकेशन है जहां पे दबाने से प्रेशर ज्यादा हो, राइट, मैक्सिमम प्रेशर पड़े, राइट। सो दैट प्लेस जो इसमें दिया है, मैक्सिमम CPP कहते हैं, राइट। तो वो जगह है निपल लाइन, राइट। फिर ये सेंटर हो गया, सेंटर से उस इंसान के, पेशेंट के 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर दिस साइड, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा ऊपर आपका हाथ पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। और उससे यूं मानिए कि जो प्रेशर पड़ेगा, हर प्रेशर आपका जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिकवरी एज द एविडेंस सेज फ्रॉम 10% to 83%, राइट। तो लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर इधर है और वो जो माउथ ब्रीथिंग नहीं करना है, इस चीज को इंप्लीमेंट करने में ही कई साल लगा रहे हैं, कई साल, राइट, कि वो करें कि ना करें। अगर करेंगे तो एक जनरल पब्लिक सोचे कि ये तो बार बार नियम ही बदलते रहते हैं। तो मेडिकल जर्नल आप पढ़ेंगे ना, तो यही सारे उसमें कमेंट्स दिखते रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब और फेसबुक में आप कमेंट देखते हैं ना, वो मेडिकल जगत में भी ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा,
खैर इसीलिए मैं बताना चाह ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ रही rather than कि पहले से ही वो मेडिकली एस्टेब्लिश होते हुए भी आप तक नहीं पहुंचे, जो कि पहुंच जाना चाहिए था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपको मैंने बता दिया डॉक्टर भी एक बार सीख लेता है, लेकिन एक बार सीखना काफ़ी नहीं है। मान लो आपके सामने तबला रख दिया, तबला रख दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, तो कुछ भी करेंगे तो क्या वो म्यूजिक होगा? दैट इज अ नॉइस। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की, राइट, स्वास्तिक ने प्रैक्टिस की, तो वो जब तबला बजाएगा तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अभी अभी आपने गाना गाया, राइट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, राइट। तो इनको पता है कि मुझे एक बार सिखा दे काफी नहीं, मुझे रोज रियाज करना है, तभी आप उसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकाल पाओगे। जो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे देंगे हम जैसे लोगों को, तो वो नॉइज निकालेगा। सेम थिंग आपको उस डेड पेशेंट के हार्ट से म्यूजिक निकालना है, ना कि नॉइज निकालना है, राइट। म्यूजिक कैसे निकालना है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग 2 मिनट की देना चाहता हूँ। कौन? मानस जी अब है, प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइट। मोहित भी है, मोहित खटाना, लता आप भी आ जाओ, और कोई भी और आना चाहता है? आप आना चाहते हो? आप आ जाओ, आप तो कोलकाता से आए हैं, आप आना चाहते हो? आप भी आ जाओ, बस इतनी ही है। अब यहाँ पे आप पोजीशन ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको इस तरह से बैठना है, ये लेके ये है आपके सामने, ठीक है ना। उस साइड से बैठना है तो उसको आगे रखा है, पीछे रखो, पीछे रखो, इसको पीछे पीछे रखना पड़ेगा लगता है, हाँ थोड़ा पीछे रखो, इसको पीछे रखो। अब जो चीज बड़ी सिंपल लगती है ना, वो सिंपल है नहीं, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है ना। तो आपको ये है, अब आपको इसको आ रहा है नंबर, राइट, ये 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो ये जो है ये एक रिदम की तरह होगा। तो लेकिन ये तो आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ गया, यही तो करना है ना, कर लेंगे, ऐसे तो करना, कर लेंगे। अच्छा, एक आदमी कितनी देर तक कर सकता है? करके देखते हैं, ये आपको करना हो, और हाँ आइए 1 मिनट स्टार्ट कर दें। रुकिए 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 रुकिए, करते रहिए, 1 मिनट हो गया तो बोल देना। ये जो एक्चुअल सिचुएशन में अगर ये कोई डेड आदमी होता तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से करना पड़ेगा, बेशक इससे ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर 100 तक ऐसे पहुंचाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, आ जाइए। ओके, स्टॉप। मानस जरा ये माइक में बताना कैसा लगा, कितनी ताकत लगाई, 1 सेकंड बताना माइक में। कितनी ताकत लगाई? हाँ, मैंने पूरी ताकत लगा दी कि आज मैं इसे बचा के छोड़ूंगा। राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे करते रहने कितनी देर तक कर पाओगे आप? 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, कोई कितना भी ताकतवर हो। उसके बाद अगर करेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 2 इंच दबना कितना चाहिए, एग्जैक्टली 2 इंच दबना चाहिए, और 7 में सेकंड में कितने होने चाहिए, 100 से 120 होने चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होने चाहिए, रिदम में होने चाहिए। अरे गेटिंग द पॉइंट, इट शुड बी रिदम। अभी तो खटाखट कर रहे थे जोश में, राइट, लेकिन जोश वो 1 मिनट 2 मिनट में अब थकने लगेंगे। तो जैसे ही आप कर रहे हैं तो आपके साथ अगर 2-3 लोग हों तो फटाफट वो करने लगेंगे, फिर वो हट जाएंगे, राइट, बिना वेस्ट किए टाइम। सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक कंप्रेशन। ऐसा अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर पाए बारी बारी से, तो वो 83% जो बोला ना, ये सारी चीज फिट बैठनी चाहिए। पहले 4 मिनट के अंदर करना है, वो 3 सेंटीमीटर इधर करना है, वो 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी चीजें फिट बैठेंगी तो जाके वो जिंदा रहेगा, राइट। लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य का बताओ, आप बिना ट्रेनिंग हो सकता है, बिना प्रैक्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। एक बार आपने कर लिया कि हाँ अब आगे हम कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कर लोगे उस दिन? नहीं कर लेंगे।
तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कोई भी डॉक्टर दुनिया का या भारत का वो ऐसा रोज प्रैक्टिस करता होगा जैसे आप लोग म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं? करता होगा? नहीं करता होगा। अगर वो नहीं करता है तो इस प्रोफेशन में ना रहे, या तो और रहे तो प्रोफेशन, जैसे आप जो लोग मान लो बॉर्डर पे हैं वो बीच बीच में बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? लेकिन मैंने देखा कि मेडिकल प्रोफेशन में वो ये प्रैक्टिस करते नहीं है, चलो देख लेंगे तब, राइट? हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं हॉस्पिटल के पास मरूं, अनफॉर्चुनेटली पास ना मरे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो टाइम लगाएंगे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की, लेकिन जब पास नहीं है, दूर है वो, तो फिर और अगर आपको स्किल आता है, आपने प्रैक्टिस कर ली है तो, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 5 मिनट की प्रैक्टिस, इतना सा। अगर 5 मिनट का भी टाइम नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ कर सकते हैं या कोई कुछ कर सकता है। 5 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो जाके उस वक्त बिना पैनिक किए आप ठंडे दिमाग से करेंगे तो बंदा वापस आ सकता है। आते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, आते ही हैं, राइट? पहले इसका नाम दिया गया था डेथ, फिर उसको कर दिया गया क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ इसलिए कर दिया गया बिकॉज पता है कि इससे इंसान जिंदा हो सकता है, जबकि डेथ का मतलब होता है अब क्या, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, राइट? डेथ नहीं बोलते, सिर्फ मेडिकल इसे बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। फर्स्ट 4 मिनट्स इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ, नॉट अ डेथ। आफ्टर दैट और आफ्टर 10 मिनट्स नाउ इट इज ए परमानेंट डेथ, दैट इज कॉल्ड डेथ, राइट? तो मेडिकल डेफिनेशन इसलिए चेंज किया गया क्योंकि ये होता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो इसलिए नहीं कि वो टेक्निक खराब है, इसलिए कि उसकी प्रैक्टिस का प्रैक्टिस नहीं है, राइट? इसका कोई प्रोविजन नहीं है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अच्छा, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको प्रैक्टिस करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें लिंकन यूनिवर्सिटी से, जिनका ये डब्बा भी उन्हीं का है, तो वहाँ से कुरियर गया था मलेशिया से, और ये इस पर प्रैक्टिस टूल, एक तो ये टूल है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये टूट जाएगा थोड़ी देर में, अगर रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो टूटेगा नहीं, रोबस्ट है, राइट? और जब भी आप करेंगे तो रियल में क्या है कि शुरू में आराम से कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बिल्टअप होगा, प्रेशर बिल्ड होगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी। तो ये सिमुलेट करता है, ये सिमुलेट नहीं करता है, राइट? तो आप ये ऑनलाइन जो कोर्स है विश्वरूप.com में जाके ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का। इट इज कॉल्ड कोड ब्लू ट्रेनिंग, इस चीज को कहते हैं कोड ब्लू, राइट? तो ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीस है फिर 21,000। लेकिन जो लोग मुफ्त में करना चाहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मुफ्त में कैसे कर सकते हैं मैं वही बता रहा हूँ। पहली चीज, कोरोनाकाल.tv में पूरा इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे करना है, और जो ये सिमुलेशन है या ये सिमुलेशन है या फ्री में ही बना सकते हैं घर में। मैं आपको 1 मिनट में सिखाया तो घर पे कैसे बनाना है, मुफ्त में कैसे बनाना है, ताकि आप घर में बना पाए, राइट? तो हम में से आप लोग आगे आ जाओ, टी शर्ट्स हैं, कागज अखबार लेके आ जाओ, ये सारे अखबार, ये घर पे बनाना है, राइट? आप में से जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी, तो वो ऑनलाइन मैंने बोल दिया था ये सब लेके आने के लिए, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने लेके आए होंगे, राइट? तो आप इसमें से रबर बैंड कहाँ है? रबर बैंड ये रहा, राइट? आप स्टेप देखो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, राइट? आप इनके बाजुओं पे ना आप ये इनको दे दो, अमन, दे विल डू इट। आप बाजुओं पे इस तरह से आप बाजुओं को बांध दो, बांध दिया, इसको निकालो, मोड़ो इस बाजुओं को, ये दोनों बाजू बांध दिए ऐसे, तीसरा बाजू यहां भी बांध दो, और ले लो। तो ये तीनों बाजू बांध के ये ऐसा हो जाएगा टी शर्ट, राइट? दिस इज द, इसको ऐसा टी शर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बांध देते हैं, ठीक है? तीन जगह से बांध दिया। अब ये बॉटल ले लिया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कोई भी, इसको अच्छे से टाइट कर दिया, करके इसको अंदर डाल दिया, बिल्कुल बीच पे रखा टी शर्ट के जैसे मैंने रखा है, और अखबार के आप इसको ऐसे अखबार दोनों तरफ बॉटल के डालते जाओ, बॉटल के दोनों तरफ अखबार डालते जाओ, बॉटल को आगे से ऐसे डालो, अब लगभग ये जो बन गया, ये आपका ये पूरा ये इस तरह का मॉडल बन गया। अब देखिए इसी पे ये जो बॉटल है
बीच में है ना, दोनों तरफ। हाँ, अब ये मेरा मैनिकन बन गया, होममेड मैनिकन। अब इस पर मैं सीपीआर करने की कोशिश करूँ। बेसिकली वो प्रैक्टिस का रिदम बनाना है ना, तो ये फ्री का सीपीआर। व्हेन यू डू इट राइट, ये एग्जैक्टली 2 इंच नीचे जाता है, मैंने ये देखा है राइट। एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट राइट, ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर लगातार इसको 1 मिनट 2 मिनट करेंगे राइट। थैंक यू। तो तब आपको फील होगा कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन जब आप घर पे करेंगे 1 मिनट तो आपको लगेगा कि सांसें फूल रही है। 2 मिनट करने लगता है सांसें फूल रही हैं राइट। और जब आप करते रहेंगे कुछ दिन तक तब लगेगा नाउ यू आर कंफर्टेबल राइट। तो तब आपकी बॉडी की बॉडी मसल्स वो रिदम वो सब बन जाएगा। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है राइट। अगर पूरी जिंदगी में आपने किसी एक की जिंदगी वापस ले आए, आपकी वजह से इस दुनिया में वो टहल रहा है, घूम रहा है, जिंदा है, तो ये बड़ी बात है, इजंट इट। थैंक यू। तो ये एक होमवर्क, ये भी ले जाओ, इनको भी हटा दो कि आज 21 तारीख है, परसों 23 तारीख है, शहीद दिवस। शहीद दिवस में आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट 3 लोगों को ये सिखाइए, 3 लोगों को ये सिखाइए जो आपने आज सीखा है राइट। तो क्योंकि ये काम पार्टिसिपेशन कुछ डॉक्टरों के लिए ही रिजर्व नहीं है, इट इज अ पार्टिसिपेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। कब किसका अंतिम समय आ जाए किसी को भी नहीं पता, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, लेकिन तब ये स्किल काम आने वाला है राइट। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब 2 रास्ते फिर दोबारा आ गए यहाँ पे। 2 रास्ते फिर दोबारा आ गए। एक रास्ता तो वो था कि हॉस्पिटल ले जाने वाला, और दूसरा रास्ता वो है कि हम घर पे बचाएं। अगर उसी इंसान को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो क्या करता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आप दोबारा से एक बार वापस करता हूँ मैं इसको। पहला तो टाइम गया, 4-5 मिनट 10 मिनट चले गए, तो इंसान वैसे वापस नहीं आ सकता। दूसरा हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो CPR करेगा, आपको क्या करना है, CC करना है, जो कि वो करेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं डॉक्टर को राइट। तीसरा आता है इपिनेफ्रिन। ये एक तरह का मेडिसिन है, वो डेड बॉडी को दिया जाता है ताकि उस मेडिसिन से प्रेशर बिल्डअप हो जाए बॉडी में, और उस ब्लड प्रेशर से कई बार वो इंसान जिंदा हो जाता है। लेकिन ये इपिनेफ्रिन आपके पास है क्या घर पे? ये तो है ही नहीं। क्या आप दे सकते हैं क्या? वो तो दे ही नहीं सकते। तो ये सोच के अगर आप ले जाएं, लेकिन अब ये देखा गया कि 2 तरह के पेशेंट्स पूरी दुनिया में देखा गया, एक जिनको सिर्फ कार्डिक कंप्रेशन दिया गया और एक कार्डिक कंप्रेशन प्लस इपिनेफ्रिन दिया गया। तो ये देखा गया कि जिनको इपिनेफ्रिन साथ में दिया गया, उनके जो मृत्यु के, उनके जो वापस आने के चांसेस हैं, दैट वाज लेस राइट। एंड सेकेंडली उनके अगर वो वापस आ भी गए, जिंदा हो भी गए, तो उनके जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वो कई गुना ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू जिनको ये दवाई नहीं दी गई। तो ये दवाई को डिसकंटिन्यू करने की एक लेवल पे बात चल रही है पैरामेडिक 2 ट्रायल आने के बाद, लेकिन उसको रियल डिसकंटिन्यू करने के लिए वो हॉस्पिटल्स कब मानेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन एविडेंस आर अगेंस्ट गिविंग दिस मेडिसिन। तो अगर वो पेशेंट को, डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो क्या होगा कि वो ये दवाई देंगे, बिकॉज वही उनके पास हथियार है, वही टूल है, वही हथौड़ा है राइट, वही उनको दे देंगे राइट। तो इन कंपैरिजन टू अगर आप नहीं ले जाते हैं तो वो दवाई लेने से वो डेड बॉडी बच जाएगा राइट। और इसके अलावा ये सारे एविडेंसेस हैं अगेंस्ट दोज ड्रग्स जो इंजेक्ट किए जाते हैं डेड बॉडी में। अब 3 स्टेप प्रोटोकॉल कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, कार्डियक अरेस्ट या क्लिनिकल डेथ में क्या करना चाहिए। 3 स्टेप प्रोटोकॉल। पहला स्टेप चेस्ट कंप्रेशन, नॉट CPR। अब दूसरा स्टेप है AED। AED क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर है। ये एक छोटी सी मशीन है, ये अगर आप हर कॉलोनी में एक रख लेंगे राइट, ये 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है राइट। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, कभी टीवी में देखा होगा कि जैसे ही हार्ट अटैक का, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट एक्चुअली, कि उसको एक इस्त्री की तरह कोई गर्म सा कुछ लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, और वो एकदम झटका लेता है। देखा ना आपने राइट? हाँ, तो वो डिफिब्रिलेटर है राइट। उसमें डॉक्टर देखता है, ECG को देखता है और वो सोचता है कब मैं करंट लगाऊं। उसकी एक टाइमिंग होती है, उसकी एक कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन क्या है, वो टाइमिंग क्या है, वो हमें नहीं पता राइट।
तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटेड लेना है, राइट। ऑटोमेटेड में आपको नहीं करना, जिस तरह से मान लो ब्लड प्रेशर चेक करना है, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा, उससे उस ब्लड प्रेशर, वो जो आवाज़ है उस आवाज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेते हैं ना, उसमें कोई भी कर सकता है ना आराम से। और मैंने देखा है कंपेयर करके, ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर जब लेते हैं इन कंपैरिजन टू अगर स्टेथोस्कोप से करें, एक्यूरेसी में कुछ खास फर्क नहीं दिखा मुझे, राइट। मैं अपने पेशेंट को जो दोनों तरह से करता हूँ, तो जो हम कान से वो करते हैं स्टेथोस्कोप से और ऑटोमेटेड, इट इज क्वाइट कंपेरेबल। तो हमें वो स्टेथोस्कोप की स्किल की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर ले लेंगे, ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। सिमिलरली डिफिब्रिलेटर है, राइट। ये जो डिफिब्रिलेटर है, अगर ये हो और इससे वो मरे हुए पेशेंट को जिंदा करने के चांसेस, जब तक वो ये नहीं आता, क्योंकि ये तो हमेशा हम लटका के तो नहीं घूम सकते, राइट। सीपीआर कर रहे हैं, तब तक आपने आवाज लगा दी कि ये लेके आ जाओ, राइट। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में हर मॉल में, हर अभी इंडिया में तो एयरपोर्ट में भी हर जगह अवेलेबल होता है, उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हर जगह अवेलेबल है ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह ही यही हर जगह होता है। शीशा तोड़ के और इसको निकाल लो, और फिर इसको जब लगाएंगे, इसको लगा के यूज़ करना उतना ही आसान है जितना कि ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, राइट। तो ये अपने आप ही इसमें से इंस्ट्रक्शन आएगा, अब दूर हटो, अब ग्रीन बटन दबाओ, अब इसका दोबारा से कार्डिक कंप्रेशन शुरू करो। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार चेंज करते रहते हैं वो लोग, डिपेंडिंग ऑन नए एविडेंसेस क्या है। लेकिन हॉस्पिटल में जो वो करेगा, वो डॉक्टर, वो उसने जो सीखा था वो वहीं पे चिपका रहता है, वो नयापन को पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए कई मायने में ये डिफिब्रिलेटर जो है ये ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू अगर यही वाला चीज़ अगर हॉस्पिटल में उसका किया गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं, इस पे 3 स्टेप है, कार्डिक कंप्रेशन, एंड व्हाइल द कार्डिक कंप्रेशन कैरिंग ऑन AED, राइट। ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर को लेके आना है और उसको लगा देना है, फिर इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो लगभग 5, 10, 15 मिनट में पेशेंट रिकवर कर ही जाता है। उसके बाद भी नहीं करता है, फिर छोड़ देते हैं लोग, समझ जाते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि 83% अगर जिंदा होते हैं तो 15%, 20% कई बार जिंदा नहीं भी होते हैं, तो वो वाले परसेंटेज में आ गया, छोड़ दिया उसको, राइट। और कई बार क्या होता है, वो जिंदा वापस आ जाता है लेकिन कोमा में चला जाता है, ब्रीदिंग है, पल्स है, लेकिन वो सोया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन में है तो थर्ड स्टेप क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब उसकी जो डिग्री, उसकी ठंडी जगह पर रख देना है, बर्फ से उसके बॉडी में लगा के और टेम्परेचर कम करके उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना होता है। अनफॉर्चुनेटली भारत के हॉस्पिटल में ये जो हाइपोथर्मिया वाला जो स्टेप है, तीसरा स्टेप, इसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते हैं वो भगवान जानता है क्यों नहीं करते, लेकिन करते नहीं है, ये पक्का पता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं हॉस्पिटल वर्सेस होम, हॉस्पिटल मतलब ज्यादातर लोग जो जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, पहली चीज उनका टाइम लॉस्ट होगा, राइट, कि वो 4 मिनट निकल ही गए। दूसरी चीज, जाएंगे तो इपिनेफ्रिन को झेलना पड़ेगा वो डेड बॉडी को, जो कि अगर वो जिंदा हो भी गया तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जिंदा होगा। तीसरी चीज सीपीआर होगी उस पर, ना कि कार्डिक कंप्रेशन। सीपीआर अच्छा है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा कार्डिक कंप्रेशन है। तीसरा, तो उसको डिफिब्रिलेटर से करेगा, जो कि वो डॉक्टर के ऊपर है, वो कब डिफिब्रिलेटर लगाना चाहता है। ऑटोमेटेड से करेंगे तो ये ज्यादा एडवांस्ड है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोमा में चला गया है तो उसको भारत के हॉस्पिटल में जितना मैंने पता किया है, हाइपोथर्मिया का यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन नहीं है, ये इसको इग्नोर करते हैं। जबकि ये घर पे है तो आप बर्फ वगैरह लाके उस पेशेंट को 24 घंटे तक, जब तक वो कोमा से बाहर नहीं निकलता, 24 घंटे में निकल जाता है अक्सर, वो फिर आएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली अगर आप देखें ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि जो घर पे नहीं हो सकता, जो हॉस्पिटल में हो सकता है, राइट। पहली बात तो हॉस्पिटल में और इसमें आपने फर्क देख लिया, तो ये है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बुक पढ़ेंगे, अभी ये ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ एक बेसिक इनिशिएशन है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ सीख ले, लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है, उस टाइम फ्रेम में जितना कुछ हो सकता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ताकि एक तैयारी है। और लेकिन अगर आपको कंप्लीटली पूरी तरह से सीखना है तो इसके लिए, और इंपॉर्टेंट है कि फ्री में सीखना है। क्यों? क्योंकि जब फ्री में कोई चीज होगी ना, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। कहीं पे अगर ये झंझट होगा कि पहले यहाँ पैसे डिपॉजिट करो तभी कुछ होगा, तो दैट विल टेक, मतलब एक हर्डल तो आ ही गया, राइट। तो उसके लिए हमने प्लान किया है, फुले सर आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, कि हम आज इस मंथ से लॉन्च कर रहे हैं व्हाट वी कॉल एज कोरोना काल टीवी ऐप, राइट। तो ये ऐप अभी लॉन्च कर रहे हैं, और सर लॉन्च करने के लिए आपको इसको एक जोर से बजाएंगे तो दैट विल बी विद इंडिकेशन ऑफ द लॉन्च।
रेडी है, ऐसी कर दीजिए, ऐसी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सो दैट इज ये बिगुल बर्गिया लॉन्च का, राइट, एंड थैंक यू सर। तो अब आप विश्वरूप.com ये ले जाए .com/app में जाएंगे तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा एंड्रॉयड में। जैसा कि होता आया है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सबने तो मुझे बैन कर ही दिया है। अमेजन ने हमारी बुक्स को बैन कर दिया है, और उसके बाद अब जो गूगल प्ले स्टोर इस ऐप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो खैर मुझे पता है कि अब मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट आप तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ही आप मेरे वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड में ही आएगा, एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू जो इस ट्रेनिंग के आगे वाले जो भाग हैं, ये तो बेसिक ट्रेनिंग हो गया ना, तो मैं वीडियो के माध्यम से भेजूंगा, और काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी हैं ही उसमें। सिर्फ इस इमरजेंसी ट्रेनिंग के नहीं, जितने सारी बीमारियां आपने नाम सुनी है, बेसिक बीमारियां, राइट, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड है, जितनी सारी, वो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जो पहला क्वेश्चन आता है उसके आसान सोल्यूशन, जो एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन वो क्या है, वो उस ऐप में मिल जाएगा। तो यानी कि यूँ माने कि डॉक्टर हॉस्पिटल सब आपके जेब में, बस आपको खोल के रोज उसमें से थोड़े जो नए नए वीडियोज़ आएंगे वो देखना है। पुराने वीडियो अगर देख लिए तो हर दिन उसमें वीडियो अपलोड होते हैं, और उसमें हर दिन सतीश जी की तरह टेस्टिमोनियल्स अपलोड होते हैं, और फिर आगे इस तरह के प्रोग्राम है तो वो भी अपलोड होते हैं। तो ये ऑलरेडी काफ़ी समय से चल रहा है, ये कोरोनाकाल.tv, अभी वो चीज़ ऐप में आ गया है। बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जो व्हाट्सएप हैं वो भी बैन हो रहे हैं। हमारे ऑफिस के जो व्हाट्सएप हैं, 3 व्हाट्सएप ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो इससे पहले कि बाकी कर दे, तो ये मैंने आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें व्हाट्सएप में की ज़रूरत ना पड़े, सीधे ही आई कैन कनेक्ट विद यू थ्रू दिस ऐप, राइट। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि एक जरिया रह गया कि जिसके थ्रू अब ये डिलीट करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने इसमें डाला है। तो हर बार आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, आपको अपना डॉक्टर बनना है। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर राजेश शाह हैं, जो फादर ऑफ मेडिको लीगल साइंस भी उन्हें माना जाता है भारत के। तो सर एक सवाल आपसे है, और आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा अभी, और ये सवाल है कि अभी हमने देखा सतीश जी ने बताया थोड़ी देर पहले किस तरह से उन्होंने इलाज किया, और कैसे उनकी जो पेशेंट है वो ठीक हो गई। हालांकि सतीश अपने आप में, उन्होंने न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग किया है कि नहीं आई डो नॉट नो, लेकिन अपने आप में डॉक्टर, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, बट इनका डॉक्टर है सर अपने नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला ये बंद कर दो और ये कर दो, वो ठीक हो गए, राइट। सो लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं भी, अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और उनको पता है कि ये सारी दवाइयाँ जो हैं जो और ख़राब कर रही हैं, आपने हर एक का एविडेंस देखा, तो ऐसे में जब वो बोलेगा कि ये दवाई बंद कर दो और इसको, जब तक ठीक हो रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मरने के चांसेस इसमें भी हैं। मैंने बताया 83% वर्सेस 10%। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वेयर सतीश जी स्टैंड्स, राइट। तो इसमें हाउ ही कैन प्रोटेक्ट हिज ओन राइट्स। हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में नाइस एक्सपर्ट्स हैं, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, जो कि 550 हैं पूरे देश भर में। और कोरोना काल में, अभी भी कोरोना काल चल रहा है, पिछले साल 50,000 से अधिक पेशेंट हमने ठीक किए विद जीरो मेडिसिन, जीरो मोर्टेलिटी एंड जीरो मनी। वो तो शुक्र की बात है कि उनमें से कोई मरा नहीं, क्योंकि मरना कब है, अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, कभी भी कुछ हो सकता है, उसका हम नहीं कह सकते, वी आर नॉट ए गॉड। लेकिन सबने अपनी पूरी ताकत लगाई। इनमें से काफ़ी सारे लोग आज यहाँ पे हैं भी, आप मिल भी सकते हैं, इन सबसे अलग अलग शहरों से आए हैं आप सब, राइट। तो सब जितने पेशेंट हैं वो भी खुश हैं। एक तो कोई पैसा देना नहीं पड़ा और ऊपर से ठीक हो गए और घर बैठे ठीक हो गए। ऊपर से एक टेक्निक पता चल गई, अगली बार जब उनके घर पे किसी और को फ्लू या कोरोना या वॉटएवर हुआ तो उन्होंने खुद ही आपने आगे ठीक कर लिया और कभी वो गए नहीं हॉस्पिटल, एंड दे आर ऑल एंजॉयिंग गुड लाइफ। लेकिन यहाँ पे 2 इशू आते हैं। एक तो आता है मॉरली, मुझे पता है कि ये ठीक कैसे होगा, तो मॉरली मैंने बता दिया। लेकिन आता है लीगली, राइट, व्हाट इज अलाउड, और वो लीगली हाउ आई कैन प्रोटेक्ट इट। तो ये सारे सवाल हमारे नाइस और वाइस एक्सपर्ट से आते आए हैं अब तक। तो इसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एंड लॉ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमारे सामने हैं, साथ हैं यहाँ पे, और ये अहमदाबाद से स्पेशली इसके लिए आए हैं।
तो आपको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, आइए और आके इस वाले पार्ट को आप बताइए। उसके बाद हम हमारे सोमनाथ भारती जी हैं और सर आप को उसके बाद मैं बुलाऊंगा आफ्टर 10 मिनट्स। एंड एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि मैं तो गोदी मीडिया बोलता हूँ, राइट? तो सर ने हमारे कहने पे कम से कम एक गोदी मीडिया को सबक सिखाने का ठान लिया है, और वो है देश का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मीडिया हाउस, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट?